हे एवरीवन, वेलकम टू मांगट बेस। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए, जी हाँ, क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस है भाई। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बड़े ही धड़ाधड़ तरीके से चल रहा है। अब मैम जब धड़ाधड़ तरीके से चल ही रहा है, तो बता दीजिए कि क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं और हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्या, जी हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी। अब बारी है आपकी किसकी? अब बारी है आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स की। तो सोचना क्या है, बहुत ही अमेजिंग सेशन के साथ मैं फिर से आपके सामने आ चुकी हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1 के एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला क्वेश्चन, अ टेक अवे रेस्टोरेंट यूजेस अ स्प्रेडशीट। क्या है भाई? एक हमारे पास है टेक अवे रेस्टोरेंट। कौन सा रेस्टोरेंट है भाई? कौन सा रेस्टोरेंट है? एक टेक अवे रेस्टोरेंट है हमारे पास। ये जो टेक अवे रेस्टोरेंट है ये यूज करता है एक स्प्रेडशीट। क्या यूज कर रहा है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज कर रहा है। यहां पे जो हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कंसिडर करेंगे वो है हमारा कैल्क सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर भाई? कौन सा सॉफ्टवेयर? यहां पे जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हम अज्यूम करने वाले हैं वो है एक कैल्क सॉफ्टवेयर। तो चलिए, एक टेक अवे रेस्टोरेंट है जो यूज कर रहा है कैल्क सॉफ्टवेयर को टू हेल्प टू रिकॉर्ड ईच नाइट्स टेकिंग्स। हर रात कितना खाना होता है, रेस्टोरेंट है, कितना खाना बनता है, कितना जाता है, एवरी नाइट कितने कस्टमर आते हैं हर दिन, उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन दिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो टेक अवे रेस्टोरेंट है वो मेंटेन कर रहा है हर दिन का रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड? कि कितने कस्टमर आते हैं, कितना खाना यूज होता है, ब्ला 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 सब कुछ। सो इट इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी नाइट्स टेकिंग्स, ठीक है, पार्ट ऑफ विच इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्कशीट। अब देख लो भाई, देख लो। अब ना जितने लोग यहाँ पे फूडी हैं, जिनको खाना खाना बहुत पसंद है, जिन्हें खाने का व्लॉग करना बहुत पसंद है, फूडी बंदे जितने भी हैं, उनको इस शीट को देख के मजा आने वाला है। देख लो क्या हो रहा है। स्टार्टर्स भाई, स्टार्टर्स में क्या क्या है, क्या क्या स्टार्टर्स है भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर? स्टार्टर में आपको क्या क्या मिलेगा? स्टार्टर्स में आपको मिल रहा है पोपादम, अनियन भाजी, मिक्स्ड कबाब। अरे भाई सुन के ही मुंह में पानी आ गया, क्या सुन के ही मुंह में पानी आ गया भाई? पोपादम, अनियन भाजी, मिक्स कबाब, कितने यूनिट पर प्राइस? 40 का पोपादम, अनियन भाजी है आपकी 75 की और मिक्स कबाब 150 का। भाई महंगा है। चलिए, कितने नंबर ऑफ सोल्ड हुए एक रात का? ये एक दिन का डेटा है। ये कितने दिन का डेटा है? इट रिकॉर्ड ईच नाइट टेकिंग। ये 1 नाइट का डेटा है कि इस पूरे इंटायर दिन में कितना कितना गया है, ये सब पूरा इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस इज 1 नाइट रिकॉर्ड। चलिए भाई, क्या है? कितने नंबर ऑफ पोपादम गए? 20 नंबर के। चलिए, अनियन भज्जी कितनी गई? 5, ठीक है। मिक्स कबाब कितने सोल्ड हुए? 3। चलिए भाई, फिर आएगा बात मेन डिशेस के बारे में। मेन डिशेस के बारे में बात आने वाली है। भैया हम तो हैं ब्राह्मण, सही बात बताऊं, मैं हूं एक ब्राह्मण। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं चिकन विकन को बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे ये देख के मजा नहीं आने वाला है पर्सनली। लेकिन डेटा है, डील करना है, तो आपको तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो भैया जो लोग भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग नॉन वेज पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। दिस इज चिकन टिक्का, चिकन कौरमा, लैम भुना, ओ भाई साहब, लैम भुना, प्रॉन करी एंड वेजिटेबल। ये मेरे मतलब की चीज है, ये मेरे मतलब की चीज है। तो चिकन टिक्का, चिकन कौरमा, लैम भुना, प्रॉन करी, वेजिटेबल करी, ये सारी की सारी मेन डिशेस थी जो इस टेक अवे रेस्टोरेंट में क्या होती हैं? सर्व होती हैं। और कितने कितने प्राइस की हैं भैया? चिकन टिक्का 170 का, भाई बहुत महंगा है। चिकन कौरमा 150 का, लैम भुना 240 भैया। लैम भुना आपका 240 रुपए का है। प्रॉन करी 250 की और वेजिटेबल करी, भाई देख लो, जो चीज शुद्ध है वो सबसे ज्यादा महंगी है। दिस इज माई पर्सनल नोशन, ठीक है। लेकिन हर खाना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, और अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो कोई ऑफेंस नहीं है भैया, खाइए, खूब खाइए, कोई टेंशन नहीं। तो वेजिटेबल करी आपका 260 रुपीज की है, ठीक है। उस दिन कितनी बिकी? जिस दिन का ये रिकॉर्ड है उस दिन 12 चिकन टिक्का, 5 चिकन कोरमा, 8 लैम भुना, 4 प्रॉन करी और 8 वेजिटेबल करी यहाँ पे सोल्ड हुई हैं। चलिए भैया, अब आएगा आपका सनराइज के बारे में। किसके बारे में? सनराइज के बारे में। बहुत से ऐसी डिशेस होती हैं जो आपकी साइड में आती हैं, जैसे कि आपका नान ब्रेड। नान ब्रेड कितनी बिकी है? 5 रुपए की एक नान ब्रेड है और बिकी कितनी है? 15। कितने हो गए? 75 रुपीज हो गए, ठीक है। राइस कितनी है? राइस है आपका 75। फुल प्लेट राइस, आपकी फुल प्लेट राइस है 75 रुपीज की, उस दिन 30 बिकी, ये आपका यूनिट प्राइस है। मुंबई पटेटो 80 रुपए का, कितना बिका?
5। मिक्स्ड पिकल, पिकल क्या होता है? कितने लोग जानते हैं पिकल क्या होता है? अगर आप जानते हैं क्या होता है एक पिकल तो जाइए कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या होता है एक पिकल। पिकल होता है क्या? पिकल होता है आपका क्या भाई? क्या होता है पिकल? जल्दी बता दो भाई, क्या होता है एक पिकल? पिकल होता है आपका, पिकल स्टैंड्स फॉर अचार। जी हाँ, अचार को ही तो बोलते हो पिकल, और किसको बोलते हो भाई? और किसको बोल दोगे भैया पिकल? अचार कहलाता है आपका पिकल। कितना मिक्स्ड पिकल खाया है? किसी भी रेस्टोरेंट में जाके अचार खाया है? कहते हैं ना बाजार वाला जो अचार है, जो बाहर का अचार है, घर का नहीं है, उसमें आपको कैरेट भी मिलता है, अनियन भी मिलता है, आपको गोभी भी मिलता है, बहुत टाइप के पिकल्स आते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डले रहते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। नींबू भी है, आम भी है, मिर्ची भी है, सबका कॉम्बिनेशन क्या है? आपका मिक्स्ड पिकल। तो मिक्स पिकल यहाँ पे कितने? 15 रुपए का एक था, कितने बिके भाई? 2। वेजिटेबल भाजी, वेजिटेबल की भाजी मतलब कोई भी एक सब्जी, वेजिटेबल की सब्जी कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। भाई महंगी है, 100 रुपए की एक सब्जी, एक बिकी भाई। महंगी है तो भैया एक ही बिकी है। चलिए भाई, तो क्या हुआ? ये सारी की सारी चीजें एक दिन का रिकॉर्ड है। दिस इज 1 डेज रिकॉर्ड। मतलब ये समझ रहे हो, इस पूरे डेटा से आप एक बात समझ रहे हो। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटके आपसे बात कर रही हूँ कैजुअल वे में। ये चीज समझ रहे हो कि एक रेस्टोरेंट में अगर आप एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं तो एक रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है उसकी कमाई कितनी अच्छी होती है। उसकी एक दिन की कमाई देख लीजिए भैया, 12,570 रुपए एक दिन की। हम लोग यहाँ जॉब्स कर रहे हैं, चलिए जॉब करना अच्छी बात है, सिक्योरिटी देती है, ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस, अगर आप में से कोई भी बिजनेस करना चाहता है आगे चल के, आप अभी क्लास 9th में हैं, क्लास 9 के बाद 10th में आएंगे, 11th आएगा, 12th आएगा, फिर पीजी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो फूड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशंस दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हो और वहां पे अपना बिजनेस अच्छा स्टैब्लिश कर सकते हैं, बस क्वालिटी मेंटेन करना है। चलिए भाई, ये आपके पास पूरा डेटा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके पास पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है भाई, दिया हुआ है। चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए बेस्ड ऑन द डेटा विच यू हैव सीन जस्ट राइट नाउ। विच सेल कंटेन्स द नंबर ऑफ नान ब्रेड सोल्ड? वो कौन सा सेल है? वो कौन सा सेल है जो कंटेन करता है द नंबर? क्या कंटेन करता है? जो कंटेन करता है कितनी नंबर ऑफ नान ब्रेड, जो नान ब्रेड थी, कितनी नंबर ऑफ नान ब्रेड सोल्ड हुई हैं। कौन सा है भाई? कौन सा है? कौन सा सेल नंबर है भाई? देख लो कौन सा है। नान ब्रेड, कितनी नान ब्रेड सोल्ड हुई हैं? 15। देखो कितनी सोल्ड हुई है, कौन सा सेल है भाई? डी कॉलम एंड 13 सेल। तो क्या होगा आंसर? D13 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? D13 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जी, जल्दी बताइए। वो कौन सा कॉलम था, वो कौन सा सेल था जो बता रहा था कि इस रेस्टोरेंट में उस दिन कितनी नंबर ऑफ नान ब्रेड सोल्ड हुई हैं? 15 हुई हैं। तो कितना हो गया आपका? डी कॉलम एंड 13th रो। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? डी कॉलम एंड 13th रो, तो सेल एड्रेस इज D13। यही है कि नहीं है भाई? यही है कि नहीं है? चलिए देखें क्या, चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं ये है कि नहीं है। देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो, ऑफ कोर्स द आंसर इज D13। D13 वो सेल एड्रेस था जहां पे हमको ये पता चल रहा था कि उस रेस्टोरेंट में उस दिन कितनी नंबर ऑफ नान ब्रेड सेल हुई हैं या सोल्ड आउट हुई हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2? द सेल्स इन दिस स्प्रेडशीट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस एंटायर स्प्रेडशीट में अलग अलग सेल अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेल B2 कंटेन्स टेक्स्ट, ठीक है मैम, अच्छी बात है। B2 सेल जो है, जो B2 सेल है वो क्या कंटेन कर रहा है? जो B2 सेल है वो कंटेन कर रहा है एक टेक्स्ट। क्या कंटेन कर रहा है भाई? क्या कंटेन कर रहा है? B2 सेल कंटेन करता है एक टेक्स्ट, ठीक है। गिव 2 more cells that contain text। ऐसे कौन से और सेल्स हैं जो एक टेक्स्ट वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं? चलिए देख लें, देख लें भाई। B2 तो अब हम दे नहीं सकते क्योंकि B2 को यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल हमने यूज कर लिया है। वो और कौन से सेल्स हैं जो, वो कौन से सेल्स हैं जो क्या देते हैं, जो एक टेक्स्ट वैल्यू कंटेन करते हैं? देख लीजिए, B2 कंटेन करता है एक टेक्स्ट। यहाँ पे तो कोई भी सेल आप नहीं दे सकते, सब के सब न्यूमेरिक वैल्यू लेकर चल रहे हैं। बात सही है कि नहीं है कि नहीं? तो आप कौन से सेल को कंसिडर कर सकते हो? बी कॉलम के किसी भी सेल को आप कंटेन कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ए में आप A3 को कंसिडर कर सकते हो, A7 को कंसिडर कर सकते हो, A13 को कंसिडर कर सकते हो। ये चलेगा, ये चलेगा भाई। क्या? डी का 20th। तो इनमें से आप किसी भी सेल को कंसिडर कर सकते हो, B2 को छोड़ के। इसको नहीं कंसिडर करोगे, क्यों? क्योंकि इसको हमने एज एन एग्जाम्पल देख लिया है क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई आ जाओ आगे,
ए कॉलम एंड कौन सा, डी का 20th, चलो भाई, या फिर बी कॉलम, ए बी कॉलम एंड डी 20, चलो देखो B10 एंड A13, क्या किया भाई, A13 एक हमारा ऐसा सेल है जो एक टेक्स्ट वैल्यू को कंटेन करता है, और B10 एक ऐसा सेल है, और B10 एक ऐसा सेल है जो एक टेक्स्ट वैल्यू को कंटेन करता है। A13 एंड B10 आर टू सेल वैल्यूज या टू सेल एड्रेसेस विच कंटेन्स अ टेक्स्ट वैल्यू। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए जब क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज इंक्रीज। क्या हुए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखेगा कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज इंक्रीज। भैया बुक्स में एक चीज बहुत ही गलत दी हुई है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसको लिखोगे आप क्या, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज इंक्रीज्ड बाय, जी हाँ, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज इंक्रीज्ड बाय ₹15। नेम द सेल हुज कंटेंट्स वुड हैव टू बी चेंज। वो कौन सा सेल है जिसके कंटेंट को अब आपको चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सपोज करो, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सपोज करो पहले x थी, कितनी थी, अभी हमको नहीं पता है कितनी थी, हमको नहीं पता है कितनी थी। मैं मान के चल रही हूं कि हमारी डिलीवरी कॉस्ट, हमारी जो डिलीवरी कॉस्ट थी वो थी ₹X। क्या थी भाई, वो थी ₹X। x रुपीज से कितना हो गया, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज इंक्रीज्ड बाय, जी हाँ, कितने से इंक्रीज हुआ है भाई, कितने से इंक्रीज हुआ है, आपका ये चीज इंक्रीज हुई है 15 रुपए से। कितने रुपए से भैया, 15 रुपए से। तो भाई x अगर पहले हमारी कॉस्ट थी, हमको भी नहीं पता क्या कॉस्ट है, देखा भी नहीं मैंने, मैं अज्यूम कर रही हूं दैट मेरी अगर x रुपीज कॉस्ट थी, अगर मेरी x रुपीज कॉस्ट थी, तो मेरी अब जो न्यू कॉस्ट होगी दैट विल बी x प्लस 15 रुपीज। यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैम पहली बात तो रुपीज बाद में नहीं आता है, मैम लिखती जा रही हैं, बच्चे देखते जा रहे हैं, बोलेंगे है नहीं। क्या होगा भैया, ₹X एंड ₹X प्लस 15, हमेशा जो यूनिट होती है वो पहले आता है रुपी के। चलिए भैया, ₹X एंड ₹X प्लस 15। चलिए भाई, क्या था, क्या था, क्या होगा, वो कौन सा सेल होगा, वो कौन सा सेल होगा जिसके कंटेंट्स को हमको चेंज करना पड़ेगा। कौन सा सेल होगा भाई, कौन सा सेल होगा, सेल 19। कौन सा सेल दिख रहा है, सेल 19। सेल 19 वो सेल है आपके इंटायर वर्कशीट में जिसके कंटेंट को मुझे चेंज करना पड़ेगा। देख लें क्या, देख लें क्या, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, ओके चलो देखिए कौन सा था भाई, C19 था। C19 कहाँ है हमारा, C कॉलम एंड 19th रो। देखो भाई डिलीवरी चार्जेस कितने दिए हुए थे भाई, 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो न्यू डिलीवरी चार्ज कितना होना चाहिए, 30 था, कितना था भाई, 30 था। 30 से कितना हो जाएगा भाई, 30 प्लस 15, कितना आया, कितना आया, ये आया आपका 45। तो आपकी जो पहले 30 वैल्यू थी उसको हटाकर हमें कितने में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी इनटू 45। तो इस सेल का कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, चलिए बताओ। पहले 30 रुपए लगते थे भैया, ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पॉश होता जा रहा है, इतनी सारी चीजें खाने को देगा तो डिलीवरी चार्जेस बढ़ा रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं बढ़ाएगा जब इतनी सारी अच्छी चीजें वो खाने को दे रहा है आपको। तो पहले था आपका 30, अब इसने कर दिया है 45। चलिए भाई आगे बढ़ ले, अब आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4, चलिए टिक करिए उन सेल्स को दैट कंटेन आइदर अ नंबर और अ फॉर्मूला। वो कौन से सेल्स हैं जो एक नंबर या फिर एक फॉर्मूला कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो क्या क्या दिया हुआ है, EDCABEDB, मतलब कौन कौन से कॉलम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ABCD एंड E, ठीक है, ये कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है भाई। ओके मैम, अब E का दिया हुआ है 1 भी और E का दिया हुआ है 21 भी, ठीक है मैम। फिर क्या दिया हुआ है E का, E कंप्लीट हो गया, चलो ठीक, E कंप्लीट हो गया। फिर आएगा आपका D पे आओ, D पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, D का 21 दिया हुआ है, ठीक है भाई, D भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब आएगा आपका C पे दिया हुआ है 13, C पे क्या दिया हुआ है, C पे दिया हुआ है 13, ठीक है मैम, ये भी देख लिया हमने। फिर A5, A पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, चलिए मैम A5 ये कंप्लीट हो गया। B पे दिया हुआ है 7 और 19, B पे दिया हुआ है 7 और 19, ठीक है। इनमें से वो कौन सा सेल है, इनमें से वो कौन कौन से सेल हैं, इनमें से वो कौन कौन से सेल हैं जो कंटेन करते हैं, वो कौन कौन से सेल हैं जो कंटेन करते हैं कोई भी एक नंबर या फिर कोई भी एक फॉर्मूला। चलिए ये सारे के सारे सेल्स का मैंने समरी यहाँ पे लिख लिया है।
वापस जाते हैं किस पे, हमारी टेबल पे, और जानते हैं वो कौन से सेल्स थे। चलिए भैया देख लें, देख लेते हैं। ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ भाई, ए पे जाओ पहले। तो किस पे जाएंगे हम पहले जाएंगे ए पे। ए का 5वां वाला, कौन सा वाला, A5। A5 क्या ये आपके पास रख रहा है एक नंबर या फिर एक फॉर्मूला? ये तो एम्प्टी सेल है कि नहीं है? तो ये तो चला गया, ये चला गया। चलो फिर आओ बी पे, बी के 7 पे, बी पे आ जाओ भाई। बी के 7 पे क्या आपको एक नंबर मिल रहा है? नहीं। और 19 पे, 19 पे आपको एक नंबर मिल रहा है? नहीं। तो ये भी चला गया, ठीक है। अब आ जाओ सी पे। सी का कौन सा था भाई? सी का कौन सा था? सी का था आपका 13, सी का था 13। सी पे आ जाओ भाई, सी पे मिल सकता है, सी पे मिल सकता है। सी के सी कॉलम के 13th वाले पे मिल रहा है भाई? हाँ जी मैम मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो उसको हम यस करेंगे, चलो ठीक है। अब आ जाओ डी पे। चलो डी पे भी बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाए। डी के 7 पे, डी के 7 पे, हाँ जी डी है और ये 7 है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है मैम। तो ये तो चाहिए, ये चीज़ सही है। फिर 21 पे आ जाओ भाई, 21 पे आओ भाई, 21 पे आओ, 21 पे आओ। डी के 21 पे, डी चल रहा है, ये डी चला गया ये। फिर आएगा 21, 21 पे आ जाओ भाई। क्या एक नंबर या फिर एक फॉर्मूला मिला? नहीं है ना। तो क्या होगा, ये चीज़ है पर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ई पे। ई का पहला, ई का पहला भाई, ई का पहला क्या है? ई के पहले पे नहीं है, एम्प्टी सेल है भाई, एम्प्टी सेल है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और है आपका ई का 21, ई का 21 कितना है भाई? ई पे आएगी, ई कॉलम है, देखो ई कॉलम है और 21वां, ऑफ कोर्स एक नंबर मिला है। क्या मिला है? एक नंबर। नंबर नहीं है एक्चुअल में, ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है? इन सारी की सारी डेटा वैल्यूज का, इन सारी टिकिंग्स का सम है जिसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिला है हमको एक फॉर्मूला, तो ये चल रहा है। तो कितने हैं भाई, कितने ऐसे सेल्स हैं, कितने ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे एक नंबर या फिर एक फॉर्मूला हमको मिला? कितने हैं भाई, कितने हैं? ये है हमारे C13, ठीक है, D7, E21, यही सेल्स हैं। चलो भाई देखते हैं, देखते हैं भाई, देखते हैं। करो 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 करो, इस चीज़ को अच्छे से करना है। आ जाओ। चलो वो कौन से सेल्स हैं जो कंटेन करते हैं आइदर अ नंबर और अ फॉर्मूला? कौन कौन से हैं? C13, देखो आ जाओ, कौन से हैं? C13, D7, E21, E1। या तो वो नंबर कंटेन करते हैं या फिर कंटेन करते हैं एक फॉर्मूला। E1 करेगा? E1 नहीं करेगा, वेट रुकिए जरा, हो सकता है थोड़ा सा ये आपका स्लाइड मिस्टेक हो गई हो। E1 बिल्कुल नहीं करेगा, E1 आपका एम्प्टी सेल है भाई, E1 आपका एम्प्टी सेल है, तो E1 नहीं होगा, E1 बिल्कुल नहीं होगा भाई। थोड़ा सा ये हो सकता है, थोड़ा सा कंटेंट में दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो कितने ऐसे सेल्स हैं आपके? सिर्फ 3 सेल्स हैं, D7 सेल, C13 सेल और आपका E21 सेल, जो कंटेन करता है किसी भी एक नंबर या फिर किसी भी एक फॉर्मूला को। E1 नहीं होगा क्योंकि E1 सेल है एक एम्प्टी सेल, ठीक है। ना ही वो नंबर और फॉर्मूला तो छोड़ो, वो एक टेक्स्ट भी कंटेन नहीं कर रहा है। चलिए भाई, समझ आ गई बात, समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़िए। चलो, टिक 2 बॉक्सेस टू शो फॉर्मूला दैट कुड बी इन सेल E21। E21 सेल के अंदर, E21 सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला आ सकता है? तो सबसे पहले तो देख लो कि E21 सेल पे आ क्या रहा है। जितना हमें याद है कि E21 सेल पे हम डिस्प्ले करा रहे थे सम ऑफ ऑल द टेकिंग्स, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। आ जाओ भैया E21 पे, मजेदार एक्सरसाइज है ये। ई पे आ जाओ, कितना अच्छा लग रहा है ये करने में। ई पे आओ, ई के 21 पे आ जाओ भाई, ई के 21 पे आ जाओ। देखो ये है ई का 21, क्या है ये सम है। क्या है? टोटल टेकिंग्स, मतलब जितनी भी ये टेकिंग्स हैं उन सबका ये क्या है? सम है। तो टेकिंग कहां से शुरू हो रही है? देखो भाई कहां से शुरू हो रही है टेकिंग आपकी? आपकी टेकिंग शुरू हो रही है E3 से, शुरू हो गई, तो मतलब E3 से जाएगा, ठीक है। कहां तक जाएगा भाई? कहां तक जाएगा? ये जाएगा आपका 19 तक। कहां तक जाएगा? E19 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बीच में एक एम्प्टी सेल भी आ रहा है, बीच में एक एम्प्टी सेल भी आ रहा है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। आपकी रेंज ये हो सकती है। एम्प्टी सेल कहां पे मिल रहा है आपको? ई कॉलम में। एम्प्टी सेल आपको कहां मिल रहा है? एम्प्टी सेल आपको मिल रहा है, वेट अ मिनट, दिस इज E19 ना, E18 पे आपको एम्प्टी सेल मिल रहा है। चलिए मैम बहुत ही बढ़िया, देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
E18 पे आपको एक एम्प्टी सेल मिल रहा है। चलिए भैया देखते हैं, आ जाओ, आओ मैदान में, सब मैदान में आओ अच्छे से। चलो भाई, क्या होगा? ठीक, क्या हो सकता है E3 से लेके E19 तक? तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, टिक 2 बॉक्सेस टू शो फॉर्मूला दैट कुड बी इन सेल E21। ठीक है, E3 से सबसे पहली बात तो यहाँ पे E3 दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, E19 तक जा रहा है। ठीक, हाँ जी, तो देखिए कहां से कहां तक जा रहा है। वैसे कौन सी वैल्यू होना चाहिए आपकी? होना चाहिए E3 से E19 तक। लेकिन अगर आप किसी एम्प्टी सेल को भी कंसिडर कर रहे हो, आंसर्स में क्या दिया हुआ है? आंसर में आपको दिया हुआ है एक E2 से लेके E19 तक, और एक आपको दिया हुआ है कहां तक भाई? एक आपको दिया हुआ है, एक रेंज आपको ये दी हुई है और एक रेंज आपको दी हुई है, एक रेंज आपको आंसर्स में मिल जाएगी E2 से लेके E20 तक। ये आपको एक रेंज देखने को मिलेंगी। ये दो रेंजेस ऐसी हैं जो आप ले सकते हो। एक्चुअल में तो जो आपका पूरा डेटा है वो E3 से E19 तक ही रेंज कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो E2 से, कहां से भाई? E2 से, मतलब कि एक एम्प्टी सेल से भैया, एक एम्प्टी सेल से आप ले सकते हैं अपने पूरे रेंज को। क्यों मैम? सम फंक्शन है, सम फंक्शन में आप एक एम्प्टी सेल को ले सकते हो क्योंकि एम्प्टी सेल को वो इग्नोर कर देगा। सम फंक्शन एम्प्टी सेल को इग्नोर करता है, और एम्प्टी सेल को इग्नोर करेगा वो, किसको इग्नोर करेगा भाई? एम्प्टी सेल को। ये एम्प्टी सेल है और ये एम्प्टी सेल है, 18 भी हमारा एम्प्टी सेल है। ये तीनों ही एम्प्टी सेल्स को क्या करेगा? हमारा सम फंक्शन क्या करेगा? सम फंक्शन इन तीनों सेल्स को इग्नोर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा भाई? E2 से लेके E20 तक भी आप रेंज ले सकते हैं। E2 कहने को हमारा एम्प्टी सेल है, E20 हमारा एम्प्टी सेल है, लेकिन उसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कंटेन करते हैं आपके न्यूमेरिक वैल्यूज। एम्प्टी सेल विल टोटली बी इग्नोर्ड बाय द सम फंक्शन। तो एक तो हो गया ये, और एक हो गया आपका, देखो 19 या फिर 20 तक तो जाना ही चाहिए। 19 या तक 20 तक तो जाना ही चाहिए क्योंकि हमारा E19 पे लास्ट वैल्यू है। E19 कंटेन करता है लास्ट वैल्यू दैट इज 300। तो E19 से कम तो जाएगा नहीं, E19 से कम तो जाएगा नहीं, तो 18 गया और 17 गया और E4 तो कतई चला गया। तो बचा क्या? E19। E19 से ज्यादा जा सकता है पर कम नहीं जा सकता। तो क्या होगा? सिर्फ ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से वो दो बॉक्सेस हैं जो शो करते हैं फॉर्मूला दैट कुड बी इन E21? कौन से हैं भाई? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? चलो भाई आगे देख लेते हैं। नेम 2 अदर सेल्स विच वुड चेंज ऑटोमेटिकली एज अ रिजल्ट। ऐसे कौन से सेल हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे? मतलब कि वो सेल जो कंटेन करते हैं क्या, कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जिनका डेटा वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है? वो सेल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं किसी एक फॉर्मूला को एज दी डेटा वैल्यू। क्योंकि उस फॉर्मूला के अंदर जो सेल एड्रेसेस हैं, अगर उन सेल एड्रेसेस में कोई भी चेंज आता है तो उन सेल एड्रेसेस को जिन फॉर्मूला में हमने यूज किया है उन फॉर्मूला में भी चेंज आता ही आता है। अगर मैंने ये कह दिया, अगर मैंने ये कहा आपसे कि C4 प्लस C5 कर दो, और C4 की वैल्यू कुछ थी, C5 की वैल्यू कुछ थी। अगर C4 की वैल्यू थी 2, C5 की वैल्यू थी 4, तो C4 प्लस C5 कितना हुआ? 6। लेकिन इसकी वैल्यू मैंने 2 से हटाकर कितनी कर दी? इसकी वैल्यू मैंने 2 से हटाकर कितनी कर दी भाई? कितनी कर दी? 2 से हटाकर इसको कर दिया मैंने 4, और इसको 4 से हटाकर मैंने इसको कर दिया 6। तो जब C4 की वैल्यू चेंज हुई तो वो 4 यहां भी रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो अब जो हमारा आंसर 6 आ रहा था, अब वो आ जाएगा 10। मतलब कि इस पूरे फॉर्मूला में जो जो सेल एड्रेसेस यूज हुए हैं उन सेल एड्रेसेस के अंदर अगर मैं कोई भी चेंज करती हूं तो वो चेंज आपको फॉर्मूला में भी देखने को मिल जाता है। ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेम 2 अदर सेल्स व्हिच वुड चेंज ऑटोमेटिकली एज अ रिजल्ट। वो कौन से दो सेल हैं इस पूरे टेबल के अंदर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की टेबल, वो कौन से दो सेल्स हैं जिनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी? चलिए भाई देख लें। सेल 1 दैट इज E19, E19 की वैल्यू अपने आप चेंज हो सकती है और E21 की वैल्यू अपने आप चेंज हो सकती है। किसकी वैल्यू भाई? E19 की वैल्यू एंड E21 की वैल्यू। चलिए भाई कैसे हो रही है देखें।
देख लें क्या कैसे हो रही है, E19 एंड E21, E19 एंड E21 कैसे चेंज हो रही है भाई, इन दोनों की वैल्यूज कैसे चेंज हो सकती हैं, चलिए देख लेते हैं। देखो E21 की वैल्यू देखो, E21 क्या बोलता है, E21 आपका बोलता है कि भैया सम है, ये किसका सम है, किसका सम है, ये सम है आपका E3 से लेके E19 तक का, ये आपका E3 से लेकर E19 तक का सम है। तो इनमें से किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज होगी तो इस वैल्यू में चेंज होगा ही होगा ऑटोमेटिकली। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। अगर इनमें से किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज होता है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। चलिए मैम बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो हो गया आपका E21 सेल, बात समझ आ गई हमें कि E21 क्यों चेंज हो रहा है। अब E19 क्यों चेंज हो रहा है, चलो भाई देखते हैं। देखो जरा E19 क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि 30 इंटू 10 इज 300, 100 इंटू 1 100, 15 इंटू 2, मतलब इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। इन्होंने E19 ले लिया, आप चाहें तो इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते थे। क्या ले सकते थे, E19 दैट इज 300। अगर C19 और D19 में से किसी भी वैल्यू में चेंज होता है, किसी भी सेल में चेंज होता है, तो E19 भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये आपको बता रहा है। ओके भाई ये भी गिरता है, बहुत ही लाइट है भाई ये। चलिए ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है सम ऑफ, क्या बताता है, ये आपको बताता है सम ऑफ। सम ऑफ कितना भाई, कितना, C19, सम नहीं होगा भाई, प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है C19 इंटू D19। क्या दिया हुआ है भाई, C19 इंटू D19। तो इनमें से किसी भी वैल्यू पे अगर C19 की वैल्यू में कोई भी चेंज आया, अगर D19 की वैल्यू में कोई भी चेंज आया, भैया 19 है देख लो, कोई भी चेंज आया तो ऑटोमेटिकली E19 की वैल्यू भी अफेक्ट करेगी। अगर 30 को हटा के अगर हम वही 45 कर दें तो जो 300 था वो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डिलीवरी चार्जेस हमने 15 रुपए से बढ़ाई थी एक क्वेश्चन में, 30 से अगर 45 हो गया तो 450 नहीं हो जाएगा, चेंजेस नहीं आएंगे E19 की वैल्यू में। तो ये दो हमारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, इनके फॉर्मूला में जो सेल एड्रेसेस हैं किसी में भी अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंजेस इन दोनों सेल एड्रेसेस पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। चलिए भैया आगे बढ़ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए भाई Question number 7. Give 2 advantages of using a spreadsheet to work out the tickings compared with working out the ticking by hand. क्या ऐसे 2 एडवांटेजेस हैं जिसकी हेल्प से, जहां पर मैंने सारे के सारे डेटा को, इस सारे के सारे डेटा को एक स्प्रेडशीट की हेल्प से मेंटेन किया है, वहीं अगर मैं इस डेटा को एक स्प्रेडशीट से मेंटेन ना करते हुए इस सारे डेटा को क्या करती, अपने हैंड से बस अपने दिमाग पर याद रखती, मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करती, किसी रजिस्टर में मैं इसको नोट कर लेती, और इसका और जो आपने स्प्रेडशीट में डेटा दिया हुआ है दोनों में क्या अंतर है, और कैसे एक स्प्रेडशीट में डेटा को मेंटेन करने से आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक क्या एडवांटेजेस चीज पे है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज करना कितना ज्यादा एडवांटेजेस हुआ रादर दैन मेंटेनिंग द सेम रिकॉर्ड बाय हैंड। सेम रिकॉर्ड को आपने एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम की हेल्प से मेंटेन किया है, वही अगर सेम रिकॉर्ड आप हैंड की हेल्प से मेंटेन करते, मतलब आप एक रजिस्टर बनाते, सारी चीजें खुद लिखते, फिर आप खुद कैलकुलेट करते, तो इन दोनों में क्या एडवांटेज है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज करने से, क्या आपको एडवांटेज मिला है। चलिए देखें, सबसे पहला एडवांटेज करेक्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। आप चाहे कितनी भी चीजें करो, आप कोई भी चीज दो, आपने फॉर्मूला लगाया है, फंक्शन लगाया है, आपको हर वैल्यू पे एक करेक्ट रिजल्ट ही मिलेगा। ये सबसे पहला आपका फायदा है। आप बाय हैंड मैन्युअली कोई भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें एरर्स होना लाजमी है, आप ह्यूमन हैं, आप अपने हैंड से कोई डेटा दे रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो एरर आपकी तरफ से होना बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। सेकेंड, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। किसी भी सेल एड्रेस में मैं कोई भी चेंजेस कर रही थी, ऑटोमेटिकली उस सेल एड्रेस को मैंने किसी भी सेल के अंदर फॉर्मूला में अगर यूज किया हुआ है तो वो चेंजेस आपको उस पर्टिकुलर सेल में भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। वहीं अगर आप बाय हैंड कर रहे थे वो काम, 30 रुपीज था डिलीवरी चार्ज, 10 डिलीवरियां हुई थी, 300 आया था। वही मैंने आपसे कह दिया था कि भैया 45 हो गया है, तो आप उसको मिटाते, 45 करते, फिर E19 पे जाके मतलब जो आपका 300 था उसको भी आप खुद मिटाते और उसको 450 करते, करते कि नहीं करते, करते, तो ऑटोमेटिक आपको 2 जगह चेंज करने पड़ गए।
आपने ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज की और उस सेल एड्रेस के अंदर जिसके अंदर आपने चेंज किया उसका चेंज आपको जहां आपने उसको यूटिलाइज किया है उस सेल एड्रेस को वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन हो जाती है किसमें? स्प्रेडशीट में। बाय हैंड अगर आप ये करेंगे, मैन्युअली अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। चलिए भाई, ओके आगे बढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 8, describe how the owner of the takeaway restaurant could use the spreadsheet for financial modeling। कैसे ये जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम उसने तैयार किया है, हमारे इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के ओनर ने, उसने ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद कैसे जो हमारा ओनर है इस रेस्टोरेंट का, कैसे इस पूरे स्प्रेडशीट को यूज कर सकता है फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। कैसे कर सकता है इस पूरे स्प्रेडशीट को वो यूज फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग? चलिए देखें। द ओनर कैन क्रिएट द फाइनेंशियल मॉडल फॉर द फॉलोइंग। पहला, ये डिसाइड कर सकता है ऑन द टोटल टेकिंग्स नीडेड फॉर नेक्स्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इसने देखा कि मेरा एक दिन की कमाई 12,570 रुपए पहुंची है। एक दिन की कमाई उतनी थी। टोटल टेकिंग्स कितना था उसका टोटल टेकिंग्स था। टोटल टेकिंग्स उसका कितना आया था भाई? कितना आया था टीटी उसका? कितना आया था टीटी? 12,560 या 70 कुछ ऐसे ही रुपीस था कि नहीं था? यही रुपए था। तो इस पूरी चीज को मेंटेन करने के बाद उसे ये चीज समझ में आई कि कैसे वो टोटल टेकिंग्स नीडेड फॉर नेक्स्ट, कि अगले मंथ या अगले दिन या अगले वीक को टारगेट करके कि मेरा आज का अगर इतना है तो मुझे अगले वीक में इतने से ज्यादा इतना करके दिखाना है। कुछ भी करके वो मेंटेन कर सकता था, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा सकता था, डिलीवरी का चार्ज उसने पैसे ही बढ़ा दिया था, है ना? तो वो डिसाइड कर सकता था ऑन टोटल टेकिंग्स। चलिए भाई, चेंज करो फिगर्स इन स्प्रेडशीट। क्या करें भाई? चेंज कर दो भैया स्प्रेडशीट में फिगर्स को। जो भी फिगर चेंज हुए हैं स्प्रेडशीट के अंदर उनको आप अपनी मर्जी से कभी भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका वेजिटेबल भाजी 100 रुपए की थी, आप क्या करोगे? आप उस स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे जाओगे और आप उसको 150 की भी कर सकते हो। कम तो करोगे नहीं, ज्यादा ही करोगे, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। तो आप अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी पर्टिकुलर फूड के किसी भी क्वांटिटी का किसी भी प्राइस को आप चेंज कर सकते हो। चलिए भैया, रेज, लोअर, ऐड, डिलीट एनी वैल्यू। किसी भी प्राइस को, किसी भी सब्जी की, किसी भी आपका स्टार्टर की, कोई भी आपका जो आपका मेन डेजर्ट है उसकी, सनड्राई की मेन कोर्स है, किसी भी डिश की प्राइस को आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी डिश की प्राइस को रेज कर सकते हो, उसको कम भी कर सकते हो। वैसे ये काम तो बहुत कम होता है कि आप कम कर दो, ठीक है। ऐड कर सकते हो और भी एक नई डिश जो आप चाहते हो, या डिलीट भी कर सकते हो। कोई भी ऐसी डिश जो आप नहीं चाहते अपने रेस्टोरेंट में, उसकी एंट्री आप डिलीट कर सकते हो इन द स्प्रेडशीट। चलिए, कंपेयर द रिजल्ट्स विद प्रेडिक्टेड टोटल नीडेड टारगेटेड रिजल्ट्स। जो आपके रिजल्ट आए हैं, जो टोटल टेकिंग आया था आपका 12,570, एडिट करने के बाद, रेज करने के बाद, लोअर करने के बाद, डिलीट करने के बाद आपका जो नया बन रहा है टोटल टेकिंग, वो आपके ओरिजिनल टीटी से कितना कम है, कितना ज्यादा है, वो कंपैरिजन भी आप करा सकते हो। और फॉर जनरल यूज फॉर बजटिंग एग्जाम्पल टू वर्क आउट हाउ मच प्रॉफिट ही मेक्स। मतलब कि बजटिंग पर्पसेस के लिए, कि मतलब पूरे महीने में कितना प्रॉफिट उसने कमाया। आज अगर 12,570 की सेल की है, आज से 3-4 दिन बाद 15,570 की सेल करेगा, तो 3 दिन में उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस पॉइंट में क्या दिक्कत थी। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। Some students are planning a school promotional event। बहुत ही अच्छा इवेंट है भाई। एक स्कूल के कुछ बच्चे प्लान कर रहे हैं क्या? स्कूल प्रमोशनल इवेंट। क्या किया उन्होंने कहा कि चलो क्या क्या होगा। सबसे पहला क्या एक्सपेंड करेंगे हम? एक्सपेंडिचर क्या है? कोच हायर, हमें कोच खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? कोच खरीदना पड़ेगा। 5,000 से कम का एक कोच नहीं आ रहा है, तो क्या किया उन्होंने? 4 कोचेस की नीड है, तो 20,000 रुपए तो यहाँ चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें चाहिए एक फंक्शनल रूम्स, हमें चाहिए फंक्शन रूम्स जहाँ पे लोग बाग फंक्शन की तैयारी कर सकें। 700 रुपए का एक रूम है और खरीदने कितने हैं? चाहिए कितने रहेंगे? 3 रूम चाहिए रहेंगे, तो ये हमारा खर्चा आ रहा है। डेकोरेशन, हर रूम में कितनी डेकोरेशन लगेगी? हर रूम की डेकोरेशन कितना? एक रूम की डेकोरेशन में 1250 का खर्चा है, 3 रूम थे हमारे, इतने का आएगा, ठीक है। हर बच्चे के लिए 3 कोर्स मील चाहिए। क्या चाहिए? 3 कोर्स मील। 500 का एक थाली है और नंबर 150 बच्चे आ रहे हैं, कितनी लगेगी? इतनी।
सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चाहिए भैया, बच्चे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के बदला तो चलेगा ही नहीं काम। 50 रुपए का एक सॉफ्ट ड्रिंक है और 150 बच्चों के लिए चाहिए, तो इतना हमें यहाँ पे लगेगा। चलिए भैया, क्या हुआ, ये एक प्रमोशनल इवेंट है जहां पे इनका इतना खर्चा आने वाला है। क्या टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉम, पूरा टोटल कॉस्ट कितना है इनका, ये है। और कॉस्ट पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट मतलब टोटल कॉस्ट इतनी जा रही है। अगर टोटल कॉस्ट इतनी जा रही है और अगर हमारे पास 150 स्टूडेंट्स थे, कितने थे भाई, 108350, ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ये हमारी पूरी टोटल कॉस्ट है, पूरे इवेंट को मिला के, हर चीज मिला के, रूम्स, डेकोरेशन, कोच, सब कुछ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खाना आना, सब मिला के मेरी इतनी कॉस्टिंग जा रही है। मुझे मतलब कितना चाहिए, मुझे 1,08,350 रुपए का पूरा बजट चाहिए, तब जाके मैं एक ये प्रमोशनल इवेंट, ये स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि तब जाके ये प्रमोशनल इवेंट हो पाएगा जब हमारे पास 1,08,350 रुपए का बजट हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो कैसे करें ये बजट। 150 स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट थे, इसको डिवाइड किया इस टोटल कॉस्ट से, तो हर स्टूडेंट को 722 रुपए देने हैं, हर स्टूडेंट को 722 रुपए देने हैं। जब हर स्टूडेंट 150 स्टूडेंट जब 722 रुपए देंगे तो इतना ज्यादा हमारा कॉस्ट बन जाएगा। 150 स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, क्लियर हो गई बात। चलो भैया बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सेल रेफरेंस ऑफ द शेडेड सेल। क्या है भैया, क्या है जो आपका शेडेड सेल है, कौन सा शेडेड सेल है भाई, कौन सा शेडेड सेल है, ये है आपका शेडेड सेल, ये आपका शेडेड सेल है, इसमें शेडिंग दिख रही है। इसका सेल रेफरेंस क्या है, क्या है इसका सेल रेफरेंस, इसका है A14। क्या है भाई, A14, देख लें क्या क्या आ रहा है इसका सेल रेफरेंस, क्या आ रहा है इसका सेल रेफरेंस, इसका सेल रेफरेंस है A14। मतलब जो शेडेड सेल था इस पूरे स्प्रेडशीट में, उसका सेल रेफरेंस या फिर कह लीजिए सेल एड्रेस, यहाँ पे सेल रेफरेंस लिखा हुआ है लेकिन आप इसको सेल एड्रेस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। A14 सेल एड्रेस है जिसपे आपको शेडिंग दिख गई। क्लियर हुआ ये बात क्लियर हो गई भाई, जल्दी बताइए, ये बात क्लियर हो गई है। A14 सेल पे शेडिंग थी। चलिए भाई आगे बढ़ो। नेम द डेटा और वैल्यू टाइप्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस स्प्रेडशीट। किस टाइप का डेटा, किस टाइप की वैल्यूज यहाँ पे यूज हुई हैं। हमने देखा यहाँ पे यूज किया है हमने टेक्स्ट वैल्यूज का और नंबर वैल्यूज का, इनके अलावा मैंने कोई और वैल्यू का यूज नहीं किया है। फॉर्मूला भी यूज हुए हैं, क्या यूज हुए हैं, हमने यूज किया है क्या, हमने यूज किया है नंबर का, हमने यूज किया है नंबर्स का, हमने यूज किया है टेक्स्ट का और हमने फॉर्मूलाज भी यूज किए हैं। फॉर्मूला कैसे यूज हुए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर निकाला है, सारे के सारे कॉस्ट को प्लस करके तो फॉर्मूला लगा होगा ना वहां पे, तभी तो वो टोटल एक्सपेंडिचर निकला था 1,08,350 कुछ ऐसे था निकला। फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा। तो इस पूरे स्प्रेडशीट में, इस पूरे आपके स्प्रेडशीट फंक्शन में, पूरे स्प्रेडशीट में आपने जो जो टेक्स्ट वैल्यूज या वैल्यूज देखी हैं वो या तो नंबर थे या टेक्स्ट थे या थे आपके फॉर्मूलास। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हो गया। चलिए मैम क्लियर हो चुका है भैया, तो क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ लेते हैं। Question number 11. What formula has been used to calculate the cost per student in D19? अब आ जाओ भैया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है D19 में, D आ गया। D19 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है जिसकी हेल्प से मुझे 722 रुपए मिल गए। मैंने आपको क्या बताया था, 1,08,350 रुपए आ रहे हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 150 स्टूडेंट्स हैं हमारे। कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट हैं भाई। अब अगर 150 स्टूडेंट हैं, 150 स्टूडेंट ही है ना हमारे, देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है भाई 150 ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 150 ही होने चाहिए, ठीक है 150। अगर देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेइंग, देखो 150 आ गया, ये ऊपर वाली लाइन में देख ही नहीं रही थी। चलिए 150 स्टूडेंट्स हैं भैया, कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स। तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, ये जो हमारा सेल है दैट इज D17, क्या होना चाहिए, D17 डिवाइडेड बाय कितना, कितना भाई D5। चलो D5 ये होना चाहिए भैया, ये फॉर्मूला होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए किसके अंदर, किसके अंदर, D19 सेल के अंदर, D19 सेल के अंदर ये फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए देखते हैं D19 सेल के अंदर, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई। ये फॉर्मूला होना चाहिए D19 सेल के अंदर। आ जाओ, आ जाओ भाई, ओके देख लो भाई, D17 डिवाइडेड बाय D5 क्या दिया हुआ है, D5 दिया हुआ है, ये I50 दिख गया है, इट इज D5। 150 कर लो, D5 पे हमारी 150 वैल्यू स्टोर थी, मैंने क्या किया, मैंने 150 से डायरेक्टली इसको डिवाइड करा दिया। D5 करा लो या फिर 150 करा लो, बात बराबर है।
नंबर से डिवाइड करा लो या फिर D5 के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे डिवाइड करा लो, बात बराबर है। इन्होंने क्या किया, D17 की वैल्यू को डिवाइड करा दिया 150 से, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट निकल आया। मतलब इस प्रमोशनल इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए, सक्सेसफुल अकम्प्लिश करने के लिए हर स्टूडेंट से कितने रुपए लिए गए, 722 रुपए, तब जाके 1,08,350 रुपए का बजट बन पाया। चलिए भाई आगे बढ़े। Question number 12. How many students say that at the most they will pay ₹500? ठीक है, मैंने बहुत से बच्चों ने ये कहा कि मैं 722 रुपए नहीं दूंगा या मैं 722 रुपए नहीं दूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 500 रुपए दे सकती हूँ। ठीक है, हाउ मच मनी वुड बी रेज्ड बाय कलेक्शन? Say you have to enter this in cell D21. देखो भैया, many students say that at the most they will pay ₹500. बहुत से अगर एक स्टूडेंट्स ने कहा out of 150 150 में से जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, कितने में से भाई, वो 150 में से जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि वो 500 रुपए ही देंगे, और 150 में से एक्स को अगर माइनस कर दें तो वो कितने दे रहे हैं, 150 में से अगर एक्स को माइनस कर दें तो वो 722.33 दे रहे हैं। ठीक है, सो मेनी स्टूडेंट्स से दैट एट द मोस्ट दे विल पे ₹500. हाउ मच मनी वुड बी रेज्ड बाय कलेक्शन? Say you have to enter this in cell D21. What would you enter? क्या एंटर करोगे भैया? क्या पूछा गया है कि हाउ मच मनी वुड बी रेज्ड बाय द कलेक्शन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया 150 बच्चों में से कुछ बच्चों ने कहा कि एक्स बच्चों ने कहा कि हम सिर्फ 500 रुपए दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर के पैसे हम नहीं दे सकते। बाकी के जो हमारे बच्चे हैं, जो एक्स बच्चे नहीं है, बाकी के जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हम 722 रुपए दे देंगे। तो D21 में क्या होगा, हाउ मच मनी वुड बी रेज्ड बाय कलेक्शन? देखो भैया क्या होगा, क्या होगा, D5 इंटू 500। क्या होगा भाई, D5 इंटू 500। कैसे हो रहा है, D5 इंटू 500। देख लो किस सेल में, D21 सेल में ये हो रहा है। चलिए भाई देखते हैं, D5 इंटू 500। देखो भाई D5 पे आओ, D5 कहाँ है आपका, D5 है आपका ये, ठीक है, D5 है आपका ये। कितने स्टूडेंट्स थे भाई, कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास, थे कितने, 150 स्टूडेंट। तो 150 इंटू 500 कर लो, कितना हुआ, मतलब क्या हुआ कि जहां हमारा बजट बन रहा था कितने का, 1,08,350 रुपए का, वहां कुछ बच्चों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम 722 रुपए ना देके केवल और केवल 500 रुपए देंगे। तो अगर 500 रुपए के हिसाब से अगर आप 150 बच्चों में से 500 रुपए लेते हैं तो D21 की वैल्यू जो 1,08,350 थी, अब वो कितनी हो गई है, अब वो हो गई है 75,000। मतलब कि अगर हर बच्चे ने 722 रुपए नहीं दिए तो आपका बजट 1,08,350 से घटकर 75,000 हो जाएगा। तो उतने में फिर आपकी ये चीजें ना अकम्प्लिश नहीं हो पाएंगी, हर चीज अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हो गई बात? हाँ जी भाई, चलो आगे बढ़ ले। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है, चलो भाई 12 भी हो चुका है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्टोर इन D22, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी मस्ट बी रेज्ड अदर देन कलेक्शन? अगर हम D22 की बात करें, समझो D22 की बात करें, देखो D21 में हमारे पास कितना आ रहा था, D21 पे हमारे पास आ रहा था कितना, 75,000 आ रहा था। देखो आ गया। ओरिजिनल हमें अमाउंट कितना चाहिए था, ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना होना चाहिए था, अगर आप 722 रुपए लेते हर एक बच्चे से, अगर आप हर एक बच्चे से 722 रुपए 722.33 अगर लेते तो हमारे पास कितना आता, हमारे पास आता 1,08,350 रुपए आता, ये हमारा बजट था। लेकिन हर बच्चे ने कह दिया कि भाई हम 75,000 ही दे पाएंगे, 500 रुपीज ही दे पाएंगे। तो क्या हुआ, D22 में स्टोर कीजिए हाउ मच एक्स्ट्रा मनी मस्ट बी रेज अदर देन द कलेक्शन, कितना और पैसा अब आपको रेज करना पड़ेगा अदर देन द कलेक्शन। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, सिर्फ इतनी बात करोगे, क्या करोगे, D17 में से D21 घटा दो। किसमें से भैया, D17 में से D21 घटा दो। देख लो भाई, D17 में से D21 घटा दो भाई। D17 में से अगर हम D21 घटा देंगे, D17 में से अगर हम D21 घटा देंगे तो देखो क्या हो रहा है, D17 में से D21 घटा दो भाई। D17 कितना है, ये है, और D21 कितना आया हमारा, D21 आया हमारा ये
ये घटा दो, कितना घटा दो, D17 हमारे पास इतना था, उसमें से D21 घटा दो। D21 में क्या आया था भाई, D21 में आया था जो नीचे चलेगा हमारा, आया था हमारा 75,000। इसको घटा दीजिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना और पैसा हमको चाहिए है। D22 में हमको क्या मिल जाएगा, D22 में हमको मिलेगा, D22 में हमको मिलेगा D17 माइनस D17 माइनस D22, D21। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ, ये बात समझ आ गई है भाई। तो कितना और पैसा चाहिए हमको, कितना और पैसा चाहिए। अगर हमारे पास 75,000 आ रहा है और हमको चाहिए है क्या, हमको चाहिए है 1,08,350 रुपए, तो हमको कितना चाहिए रहेगा भैया, माइनस कर लें क्या, कितना आएगा, करो भाई, कितना आएगा, 108,350 में से अगर मैं 75,000 माइनस करने वाली हूं तो कितना आएगा, 0 5 3 3, ठीक है 3, मतलब कि मुझको चाहिए है 33,350 रुपीज मोर, मुझे 33,350 रुपीज मोर चाहिए है। कितना चाहिए है मुझे चाहिए है 33,350 रुपीज मोर। ये डेटा आपका कहाँ सेव होगा, ये डेटा आएगा आपका D22 में। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई भाई। आगे जब D17 में से मैंने D21 को माइनस किया, D21 में क्या है, D21 में है आपका 75,000, D17 में क्या है, D17 में क्या है भाई, क्या है D17 में 1,08,350 रुपए, दोनों को माइनस कर दो, इतना रुपए हमें और इकट्ठा करना पड़ेगा, 33,350 रुपीज। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया भाई। चलिए मैम क्लियर हो चुका है, तो अगर क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Sudha Arora uses a spreadsheet to record information about the results of her pupils। ठीक है भैया, सुधा अरोड़ा एक हमारी टीचर है, सुधा अरोड़ा नाम की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उस पूरे स्प्रेडशीट प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। शी हैज रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ हर प्यूपल्स इन एन एग्जामिनेशन। उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का रिजल्ट उसने यहाँ पे मेंटेन करके रखा है, एग्जाम रिजल्ट। पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट एज शोन बिलो। देखो भैया, सुधा अरोड़ा के कितने बच्चे थे भाई, कितने स्टूडेंट्स थे, नॉट बच्चे, कितने स्टूडेंट्स थे, कौन कौन से थे भैया, मोहन कुमार, राहुल बजाज, सब्बा खान, कुंवर प्रताप, जूही, जसलीन कौर, विकी आनंद, ये सारे के सारे हमारे कितने भाई, कितने, 8 नहीं 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं किसके अंदर, सुधा अरोड़ा के अंदर वो पढ़ रहे हैं, उनके अंडर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, मार्क्स आउट ऑफ 40 दिया हुआ है। चलिए भाई ओके, अब ये इनकम्प्लीट शीट है, क्या है, ये एक इनकम्प्लीट शीट है, ठीक है मैम, हमको इसको कंप्लीट करना है। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को करते हुए, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए मैं इस शीट को कंप्लीट करने वाली हूं। चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ आ जाओ। विच फॉर्मूला हैज बीन एंटर्ड टू सेल C2। C2 सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, आ जाओ भाई C2 पे, C2 पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, देख लो। परसेंटेज 80 आया है, अच्छा भाई कितना आया है, 80% आया है। मोहन कुमार को 32 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 40 मार्क्स में से, कितने मार्क्स में से, 40 मार्क्स में से। तो भैया 40 और 32 40 का कितना परसेंटेज होता है, 32 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। सब पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में हो भाई, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हुआ है या नहीं, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भैया पढ़ लो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस दीदी है, सिस्टर है, छोटी बहन है, किसकी, मैथमेटिक्स की। तो कंप्यूटर में जितना न्यूमेरिकल आएगा मैथ्स का आएगा ही आएगा। तो भैया क्या होता है, क्या होता है, आप बताएंगे मुझे, चलिए बताइए मुझे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, एक परसेंटेज कैसे निकलता है, जल्दी बताइए भाई, चलिए जल्दी से। ओके तो जानते हैं क्या होता है एक परसेंटेज और कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है टू एंटर द सेल 2, विच फॉर्मूला हैज बीन एंटर्ड इनटू द सेल C2। सेल C2 के अंदर कौन सा फॉर्मूला एंटर किया गया है भाई, बता सकता है कोई, बता सकता है, जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में। C2 के अंदर जो ये 80% लिख के आ रहा है, देखो परसेंटेज काउंट कर रहे हैं, कितने टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं आपके 40, ऑब्टेन कितना किया है, 32 किया है। तो 32 40 का कितना परसेंटेज होता है, 80% होता है, मतलब कि 32 इज व्हाट, क्या भाई, 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40।
32 कितना परसेंट होता है 40 का, इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? C2 सेल के अंदर, किस सेल के अंदर भाई? C2 सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है? तो भैया देख लो, C2 सेल के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है भाई। कौन सा? कौन सा? बताते हैं भाई, बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। C2 सेल के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है एंड दैट इज B2, ठीक है? B2 इंटू क्या है भाई? B2 इंटू कर लीजिए या फिर डिवाइड कर लीजिए। चलिए भैया डिवाइड करते हैं, पहले ना हम डिवाइड करते हैं इसको। B2 डिवाइडेड बाय क्या है भाई? B2 डिवाइडेड बाय कितना? 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो दोनों को, और क्या कर दो भाई? फिर क्या कर दो? फिर इसको इंटू करा दो। क्या करा दो? इंटू करा दो विथ 100। कराओगे? चलिए करा के देखें। B2 पे क्या वैल्यू है भाई? 32 वैल्यू है, 32 है। चलो भाई कराओ, 32 डिवाइडेड बाय 40 कराओ, कितना हुआ? कितना हुआ? और इन पूरे को मल्टीप्लाई करा दो 100 से। यही है, यही है। क्या होगा भाई? 8 4 जा 32 कितना होता है? 48 जा कितना? 40 80 जा 8/10 भाई, 8/10 कितना होगा? 8/10। तो 8/10 होगा मतलब कि 4/5। क्या आया? 4/5। तो 4/5 इंटू 100 कर दो, कितना हो गया? 5 2 जा 4 इंटू 20 कितना हुआ? 80%। आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया आंसर कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कैसे निकालते हैं आप एक परसेंटेज? ये फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगने वाला है। किसमें? किस सेल के अंदर? C2 सेल के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। चलिए भैया आ जाओ, आ जाओ भाई मैदान में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक छोटे मोटे क्वेश्चन सब हो गए, अब आ गए हैं हम थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन पे। इस पूरे स्प्रेडशीट को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्या होगा आंसर? C2 के अंदर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। देख लें क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल यथा सही है। क्या है? C2 के अंदर ये इक्वल्स टू है, ठीक है? C2 के अंदर होगा B2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। आप चाहें तो इस पूरे B2 इंटू डिवाइडेड बाय 40 को एक ब्रैकेट में भी कवर कर सकते हो। आप नहीं चाहें तो आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। ब्रैकेट बस हम इसलिए लगाते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्चुअल में ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा है। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इंटू कर रहे हैं 100 में। आप चाहें तो विदाउट ब्रैकेट भी ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? सही है कि नहीं बात? बिल्कुल बता दो कमेंट सेक्शन में। चलिए भैया आगे चलो, आ जाओ अब इस पे, अब इस पे आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ भाई। क्या है क्वेश्चन? बी पार्ट क्या बोलता है? विच स्प्रेडशीट फंक्शन वुड सेव टाइम when entering the other formula in column C। अगर मैं किसी अदर फॉर्मूला को एंटर कराना चाहूं कॉलम C में, तो वो कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से मैं ये काम करा सकती हूं? कौन सा फंक्शन है? रिप्लिकेटिंग थ्रू फिल हैंडल। मतलब कि मैंने जो ये फॉर्मूला लगाया है, मैंने जो ये फॉर्मूला C2 सेल के अंदर लगाया है, ये जो फॉर्मूला मैंने C2 सेल के अंदर लगाया है, मैं ये सेम फॉर्मूला कॉपी कराना चाहती हूं इन द एंटायर कॉलम सी। मैं सेम फॉर्मूले को कॉपी कराना चाहती हूं इन द एंटायर कॉलम सी। तो मुझे करना क्या है? सिर्फ यही करना है भाई लोग। क्या करना है? सिर्फ यही करना है। क्या करना है? जाएंगे वापस, कहां जाएंगे भाई? यहां आएंगे। इसके अंदर क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था वो हमारा? फिर से बोल लें क्या? B2 डिवाइडेड बाय क्या था भाई? 40 था। और क्या हो रहा था? और क्या हो रहा था? इंटू हो रहा था। किससे हो रहा था भाई? इंटू हो रहा था 100 से। मुझे क्या करना है? C2 के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इसको किया सिलेक्ट। मुझे इस एंटायर कॉलम में यही फॉर्मूला कॉपी कराना है। मैंने यहां पे देखा क्या? मैंने यहां पे देखा एक फिल हैंडल। इस फिल हैंडल को मैंने चूज किया और चूज करने के बाद मैंने उसको ड्रैग कर दिया। क्या किया? ड्रैग कर दिया यहां तक। यहां पे बन के आया क्या? जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो यहां पे बन के आया एक प्लस साइन। तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा यहां पे कॉपी हो गया। और समझो यहां पे ये जो आपको B2 सेल दिख रहा है, ये कैसा एक सेल रेफरेंस है? ये एक रिलेटिव सेल एड्रेस है। क्या है? ये एक रिलेटिव सेल एड्रेस है। कहीं पर भी आपको डॉलर साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हो रही है। तो मतलब C2 सेल के अंदर अगर B2 है तो C3 सेल के अंदर हो जाएगा B3, C4 सेल के अंदर हो जाएगा क्या? C4 सेल के अंदर हो जाएगा B4। ऐसे चलता जाएगा, बाकी ये वैल्यू सेम रहेंगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? तो मतलब इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर हो चुका है? हाँ जी मैम क्लियर हो चुका है। तो क्या करना है? फिल हैंडल की हेल्प से मैं इस C2 सेल के अंदर जो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूं उसको मैं इस एंटायर कॉलम C में अप्लाई कर सकती हूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्लियर हुआ? चलिए आ जाओ, आ जाओ भाई,
आ जाओ। द पास मार्क्स आर 50%। कितना है? 40 में से 50% आपको आना चाहिए, कम से कम आपका 50% बनना चाहिए, ठीक है। द पास मार्क्स आर 50%, मतलब कि 40 का 50% अगर हम निकालने की कोशिश करें, मतलब क्या हुआ? 20। मतलब कि 40 में से कम से कम कितने मार्क्स आपके आने चाहिए? कम से कम 20 मार्क्स आपके आने चाहिए, आने चाहिए। अगर आपके 20 से कम है, अगर आपके 20 मार्क्स से कम मार्क्स है तो आप फेल हो चुके हैं। 20 से ज्यादा हैं तो आप पास्ड हैं। चलिए, पासिंग मार्क्स आर 50%। एक्सप्लेन हाउ द डेटा इन सेल D2 हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। इफ देख लो क्या है, इफ देख लो पासिंग मार्क्स क्या है आपका, देखो भैया कैसे आया, पास और फेल कॉलम है। 80 मिला था इसको, कितना परसेंटेज मिला इसको? 80%, तो ये पास है। तो कैसे आया ये? हमने लगाई एक कंडीशन। क्या लगाई? हमने लगाई एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगाई है? हमने ये कंडीशन लगाई है भाई कि इफ क्या लगाया? इफ कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है ना, C दिया हुआ है, ठीक है भैया। अगर ये जो है किसकी बारे में पूछ रहे हैं, एक मिनट रुकिए। एक्सप्लेन हाउ द डेटा इन सेल D2। अच्छा, D2 की बारे में बात हो रही है, चलिए ठीक है, D2 के बारे में बात हो रही है। चलिए भाई, इफ C2 कितना है? अगर C2 मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू है किसके? अगर मेरा जो C2 है, C2 में जो ये वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, C2 नहीं B2 होगा। ये तो परसेंटेज है ना। मार्क्स ये दिए हुए हैं, 20 मार्क्स से कम है तो फेल है, 20 मार्क्स से ज्यादा है तो पास है, ठीक है। अगर B2 की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके? 20 के। अगर ऐसा है तो होगा पास, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब 20 से कम है, तो होगा आपका क्या? तो होगा आपका फेल। तो इसको देखते हुए क्या हम इसको चीज को पता कर सकते हैं? 32 है, पास है, 20 है, चलो पास हो गया, बॉर्डर से पास हुआ है भाई। 16 है भाई, 16 है तो भैया कौन है भैया? फेल हो चुके हो आप। कौन है भैया? सबा खान फेल हो चुकी है हमारी, ये है हमारा पास। चलिए भाई, फेल और कौन कौन हुआ है? विक्की आनंद फेल हो चुका है, मतलब सबा एंड विक्की दोनों फेल हो चुके हैं, ये दोनों फेल हो चुके हैं। बाकी सारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं। 34 मार्क्स हैं, पास हैं। 40 मार्क्स हैं, पास है। 23 मार्क्स है, ये भी एक तरीके से बॉर्डर से ही पास हुए हैं। कौन? जसलीन कौर भी बिल्कुल बॉर्डर से पास हुई है, पास है। कितने बच्चे पास हैं? कितने? 4 बच्चे पास हैं, 2 बच्चे फेल हैं। चलिए भाई देखो यार, ध्यान से, बड़े ध्यान से देखो इस चीज को, देख लो, आ जाए। देखो, द पास मार्क्स आर दिस। क्या आएगा भाई? क्या आएगा फॉर्मूला यही आएगा ना कि C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। इन्होंने क्या किया? पास मार्क्स को 50% से कर दिया, चलो ठीक है। इन्होंने परसेंटेज से निकाल दिया, मैंने क्या किया? मैंने मार्किंग से निकाल दिया। इन्होंने C2 को कंसिडर कर लिया है 50, मैंने B2 को कंसिडर कर लिया। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पास मार्क्स दिए हुए हैं 50 तो आप ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अगर आप C2 की वैल्यू ग्रेटर देन 50 लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। दोनों ही केसेस सही हैं। इस क्वेश्चन के ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, क्लियर हो चुका है। चलिए भाई आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लिया जाए भाई। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, बढ़िया आगे बढ़ते हैं, फुर्ती से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A school shop uses a spreadsheet to monitor the sale of textbooks to children। ठीक है, पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट इज शोन बिलो। क्या दिया हुआ है भैया? क्या दिया हुआ है? एक हमारे पास क्या है? एक स्कूल शॉप है। एक हमारे पास स्कूल शॉप है जो यूज करती है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू मॉनिटर द सेल ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू चिल्ड्रन। जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, एक स्कूल की शॉप है, मतलब वो शॉप स्कूल की जहां पे आपको स्टूडेंट्स के लिए बुक्स मिल जाएंगी, पेन मिल जाएगा, स्टेशनरी का सारा सामान मिल जाएगा। ऐसी शॉप जो किसी भी स्कूल के लिए बनाई गई है, उस पर्टिकुलर स्कूल से एसोसिएटेड जो भी बुक्स हैं, स्टेशनरी है, सारा सामान उस शॉप पे मिल जाएगा। वो पूरी शॉप एक स्प्रेडशीट मेंटेन कर रही है जहां पे वो क्या करता है? सेल ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ चिल्ड्रन। पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट इज शोन बिलो। ठीक है भैया, देख लो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक से रखता है। एक फिट टेक्स्ट बुक रखता है जिसकी सेलिंग प्राइस है इतनी, कितनी सेल हो चुकी है, इतना सेल्स वैल्यू है। ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक है 125 रुपए की है, 94 सेल हो चुकी है। मैथ्स टेक्स्ट बुक है 140 रुपए की है, 180 सेल हो चुकी है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक है 107 रुपए की एक टेक्स्ट बुक है, 190 टेक्स्ट बुक सेल हो चुकी है। साइंस टेक्स्ट बुक
165 रुपीज की एक साइंस टेक्स्ट बुक है और 130 ऐसी साइंस टेक्स्ट बुक सेल हो चुकी हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं आंसर। चलो, राइट डाउन द फॉर्मूला दैट वुड बी एंटर्ड इनटू द शेडेड सेल्स। हमने क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है। अब हम करने वाले हैं उसके कुछ पार्ट्स को सॉल्व। चलिए, पहला पार्ट ए, राइट डाउन द फॉर्मूला दैट वुड बी एंटर्ड इनटू द शेडेड सेल्स। जितने भी आपको शेडेड सेल्स दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये कुछ शेडिंग दिख रही है सेल्स में? हाँ जी मैम, दिख तो रहा है, क्लियर तो हो रहा है। हाँ जी, ये जितनी भी शेडेड सेल्स हैं, इन सारे के सारे सेल्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज पॉसिबल हैं, यही पूछा जा रहा है। राइट डाउन द फॉर्मूला दैट वुड बी एंटर्ड इनटू द शेडेड सेल्स। चलिए देखिए भाई, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमारे पास कौन कौन से शेडेड सेल्स हैं। कौन सा है भाई? सबसे पहला शेडेड सेल कौन सा है हमारा सबसे पहला शेडेड सेल है डी कॉलम का 5th रो का, मतलब कि D5। चलो, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारे पास सी कॉलम का। किस कॉलम का भाई? किस कॉलम का? सी कॉलम का एंड 7th रो का, मतलब कि C7 सेल। और इसके जस्ट बगल वाला, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो सेल है वो भी है हमारा एक शेडेड सेल। तो क्या होगा? डी कॉलम का कौन सा? 7th वाला। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको? दिया हुआ है D5 E5 नहीं, D5 C5, D5 C5 नहीं, D5 C7 एंड D7, D5 C7 एंड D7। ये तीनों ही शेडेड सेल्स हैं जिनके बारे में मुझे निकालना है कोई फॉर्मूला। इन तीनों ही सेल्स में कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है और मुझे वो फॉर्मूला इंटरप्रेट करना है। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूलाज लग सकते हैं इन तीनों ही सेल्स में जो कि शेडेड फॉर्म में मुझको दिए हुए हैं, उन पे क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। ओके, D5 पे क्या लगेगा? D5 सेल पे क्या लग सकता है? B5 इंटू C5। देखो जरा, B5 इंटू C5, ऑफकोर्स ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? FIT टेक्स्ट बुक 117.5 एक टेक्स्ट बुक की सेलिंग प्राइस थी। 117.5 रुपीज एक FIT टेक्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस था। और इतनी ही टेक्स्ट बुक्स कितनी हमें अब सोल्ड हो चुकी हैं? FIT टेक्स्ट बुक्स जो 117.5 रुपीज की है, उस दिन 104 सोल्ड हुई थी। तो इसका क्या होगा? इसकी जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल में आई है ये। क्या आई है? क्या आई है? दिस इज द सम ऑफ B2, this is the product of, not the sum, this is the product of B2 and C2। इसका और इसका क्या है भाई? प्रोडक्ट। B2 एंड C2 का प्रोडक्ट निकलता है D2 सेल के अंदर। तो जब D2 के अंदर B2 और C2 का प्रोडक्ट है तो क्या लग जाएगा भाई? क्या लग जाएगा? इस सेल का अगर मैं फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? अगर ये सेल जो वैल्यू कंटेन करता है वो फॉर्मूला रखता है B2 इंटू C2, तो ये सेल क्या रखेगा भाई? ये सेल क्या रखेगा? ये सेल रखेगा आपका, क्या रखेगा? B2 इंटू C2 है और ये क्या है भाई? D5 है, तो D5 रखेगा B5 इंटू C5, मतलब कि ये प्रोडक्ट होगा इसका और इसका। किसका भाई? इसका और इसका। रिलेटिव रेफरेंसिंग चल रही है भैया, रिलेटिव रेफरेंसिंग चल रही है बड़े ही धनाधन तरीके से। देख लो भैया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है आपका B2 इंटू C2, ये है आपका कितना? ये है आपका B3 इंटू C3, है कि नहीं है भाई? देख लो, B3 इंटू C3 करा लो, 125 इंटू 94 करा लो। अपने अपने मोबाइल फोन्स में कैलकुलेटर खोल के 125 इंटू 94 कर लो, आंसर आपको यही मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 11,750। चलिए भाई, ये है आपका B4 इंटू C4। तो भैया जब ये चीज चल रही है, क्या हो रहा है? रिलेटिव रेफरेंसिंग हो रही है। तो इस शेडेड सेल का जो पॉसिबल फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होगा? इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट। और ये क्या है? ये है आपका B5 और ये है आपका C5। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? तो इस शेडेड सेल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका B5 इंटू C5 ड्यू टू रिलेटिव रेफरेंसिंग। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इसका निकलेगा क्या? इसका निकलेगा आपका B5 इंटू C5, दैट इज ये वैल्यू C5 वैल्यू और B5 वैल्यू का क्या? प्रोडक्ट।
चलिए अब आ जाओ, इसकी बात करते हैं, इस वाले सेल की बात करते हैं, दैट इज सेल नंबर C7। चलो भाई C7 क्या करेगा, C7 सेल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन सारी की सारी वैल्यूज का सम 104, 94, 180, 190 और 130 का अगर हमने सम कर दिया, क्या कर दिया, इन सारी की सारी वैल्यूज का, इस पूरे कॉलम की वैल्यूज का अगर मैं सम करती हूं तो ये आंसर आएगा भाई, यही आंसर आना है। और ये बात मैंने कैसे पता करी, ये बात मैंने इस तरीके से पता करी क्योंकि ये लिखा हुआ है टोटल सेल्स। क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल। कितनी टोटल सेल्स है, कितनी आ रही है भैया, 698 आ रहा है इसमें। चलो भाई कैसे निकलेगा ये कैसे निकल रहा है भाई, कैसे निकला ये होगा आपका C2 से लेकर C6 तक का सम। क्या होगा भाई, क्या होगा, ये होगा आपका सम ऑफ क्या होगा, C2 से लेकर C6 में पूरी की पूरी रेंज में जितने भी सेल्स हैं, C2 से C6 के बीच में जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, उन सारे के सारे सेल्स में जो डेटा वैल्यूज हैं उनका सम। देख लो भाई, करके देख लें क्या, चलो मैम करके देख लेते हैं, कुछ ज्यादा वैल्यूज नहीं है। 104, 94, 180, फिर क्या है 190 और है आपका 130। सम करके देख लें, 4 4 8 हो गया भैया, 8 9 17 17 17 3 20 20 20 20 20 एंड 9 29 2 3 4 5, नहीं 2 नहीं होगा, रुको एक मिनट, 2 3 4 5 6 है, आ गया 698, आ गया कि नहीं आ गया 698, देख लो भाई, आ गया भाई आंसर। हाँ तो क्या हो रहा है भाई, C2 से लेके C6 सेल तक के जितनी भी सेल्स हैं उन सब की डेटा वैल्यूज का सम क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो क्या होगा, सम फंक्शन लगा दो भैया, C2 से लेके C6 की रेंज दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शेडेड सेल का पॉसिबल फॉर्मूला क्या है, ये है। क्लियर हुआ। चलो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं भाई, अगर मैं इस सेल की बात करूं, तो जब ये वाले सेल में जो आपका फॉर्मूला लग रहा है दैट इज द सम ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ दिस रेंज, तो ये जो आपका आ रहा है वो होगा D2 से लेके D6 तक का समेशन। क्या होगा, D2 से लेके D6 तक का समेशन। तो देख लीजिए भाई, इस सेल का क्या होगा फॉर्मूला, D2 से लेके D6 सेल तक का समेशन क्या है ये। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी बता दीजिए भैया, जल्दी बता दीजिए, ये चीज क्लियर हो गई है कि नहीं हुई है। हाँ जी मैम क्लियर हो चुकी है, क्लियर हुआ, क्लियर है भाई। चलो भाई आगे बढ़ लो, अब बढ़ लो आगे। राइट डाउन 2 एडवांटेजेस टू द शॉप ऑफ यूजिंग फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट। शॉप ने अपने पूरे रिकॉर्ड को एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, पूरे रिकॉर्ड को उसने रिकॉर्ड किया है इन द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दैट इज द कैल्क सॉफ्टवेयर। तो ये करने से इस एंटायर शॉप को क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था, हमने ये एडवांटेज अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था। क्या जाना था हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में से, हमने जाना था कि अगर मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर शॉप पे किसी भी चीज की वैल्यू अगर चेंज होती है, किसी भी टेक्स्ट बुक का रेट चेंज हो गया, या नंबर ऑफ सोल्ड, कितनी चीजें कितनी सोल्ड हुई है, आज 104 हुई है कल 90 हो, परसों हो सकता है 150 हो जाए, तो वैल्यू वही है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक की प्राइस वही है, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से वो सोल्ड होती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक दिन में कोई एक बुक है X, अगर उसकी यूनिट प्राइस है कितनी, अगर उसकी यूनिट प्राइस है 95, ठीक, 95 रुपीज की एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और सोल्ड कैसे होती है, सोल्ड पर डे, रोज वो कैसे सोल्ड होती है, रोज वो अलग अलग तरीके से सोल्ड होती है। सपोज करो आज की बात करें, अगर मैं डे 1 की बात करूं तो हो गई इसकी कितनी कॉपीज सोल्ड हो गई, इसकी 100 कॉपीज सोल्ड हो गई। डे 2 की बात करूं 90 कॉपीज सोल्ड हो गई। डे 3 की बात करूं 150 सोल्ड हो गई। तो मतलब ये वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि डेली के डेली 100 कॉपीज ही सोल्ड होती हो। टारगेट वो रखते होंगे कि मुझे आज का इतना टारगेट रखना है कि मुझे कैसे भी करके इतनी कॉपीज इस बुक की सोल्ड करनी ही करनी है, पर हो या ना हो ये वैरी करता है, डे टू डे ये वैरी करता है। तो अगर आपने एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम की हेल्प से ये रिकॉर्ड बना लिया है, तो आपकी पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में
कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, सपोज डे 1 का आपने रिकॉर्ड बनाया था 100, लेकिन डे 2 का रिकॉर्ड आपका 90 हो गया, चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई भी चेंज आपकी किसी भी डेटा वैल्यू में होता है तो उस चेंज को मद्देनजर रखते हुए आपका इंटायर स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है। तो एक ये फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा, ये एडवांटेज है आपको एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज करने का। आइए दूसरे बात पे, इजी कैलकुलेशन ऑफ टोटल्स एंड सम्स। आप फंक्शंस की हेल्प से, आप फॉर्मूलाज की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सम्स, एवरेज, इफ कंडीशन, कुछ भी, काउंट फंक्शन, इन सारे के सारे फंक्शंस की हेल्प से आप बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारी वैल्यूज का, बहुत सारी बुक्स का सम और टोटल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज किया है तो। अभी तो ये कुछ ही टेक्स्ट बुक्स थी, सपोज करो किसी एक शॉप के अंदर या उसी शॉप के अंदर सपोज 1000 टेक्स्ट बुक्स हैं अलग अलग टाइप की, और डेली का हर टेक्स्ट बुक का अपना खुद का एक सोल्ड एवरेज है, एक सोल्डिंग स्ट्रक्चर है, एक डेटा है। तो इतनी 1000 बुक्स का सम निकालना और टोटल निकालना पर डे का कितना हेक्टिक काम होगा कि नहीं होगा? तो सम फंक्शन की हेल्प से, एवरेज फंक्शन की हेल्प से, काउंट फंक्शन की हेल्प से, मैक्स, मिन फंक्शंस, ये जितने भी फंक्शंस हैं, और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने सिर्फ कुछ ही फंक्शंस के बारे में जाना है। चैप्टर 11 में हम और भी ज्यादा एडवांस फीचर्स एंड एडवांस फंक्शंस की तरफ हेड ऑन होंगे। किसमें? चैप्टर नंबर 11 में, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम मुझे इजी कर देता है किसी भी डेटा वैल्यूज का सम निकालना या फिर उसका एवरेज निकालना। चलिए भाई, ये दो एडवांटेजेस हैं जो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक शॉप वाले को प्रोवाइड करेगा। चलिए, सी द स्कूल शॉप मॉडिफाइज द स्प्रेडशीट। अब देखो, जो स्प्रेडशीट उसने क्रिएट की थी, चलिए मैम क्रिएट कर ली थी, उसने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। क्या किया है? उसने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। द स्कूल शॉप मॉडिफाइज द स्प्रेडशीट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल। क्या किया उसने? उसने अपनी पूरी स्प्रेडशीट जो उसने तैयार की हुई थी उसको हल्का सा मॉडिफाई किया है। कैसे किया है? उसने उसमें क्या किया? उसने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल। जो भी उसको सेल हो रही थी उसमें से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था। जानते हो प्रॉफिट निकालना क्या होता है? प्रॉफिट, आप क्लास 9th में हैं, आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और अगर अभी तक नहीं सुना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लास 10th के अंदर आप पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, जब आई एम हियर, हैव नो फियर। चलिए भाई, क्या बोल रहे थे हम ये बोल रहे थे कि भाई अगर परचेज प्राइस दिया हुआ है, मतलब कि आपने कितने में खरीदी थी, आपने सपोज करो FIT टेक्स्ट बुक की प्राइस, सेलिंग प्राइस, कैसी प्राइस? सेलिंग प्राइस। आपने FIT टेक्स्ट बुक, आप एक शॉपकीपर हैं, सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूं, चलिए छोड़िए, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने FIT टेक्स्ट बुक को 100 रुपए में खरीदा था। एक FIT टेक्स्ट बुक को मैंने 100 रुपए में खरीदा था और मैं एक FIT टेक्स्ट बुक को 117 रुपए में बेच रही हूं। मेरा फायदा है कि नहीं है? मैं 100 रुपए में खरीद लेकर आई थी उसकी और मैंने उसको 117 में बेच दिया। चलिए मैम, कितने का फायदा है? 117 में बेचा, 100 में खरीद कर लाई थी, कितना हुआ भाई? कितना हुआ? मुझे 17 रुपए का फायदा है। मुझे कितने का फायदा है? मुझे यहाँ पर 17 रुपए का फायदा है। चलिए ठीक है मैम, 17 रुपए का हमको फायदा हो गया, ठीक है। तुम निकालना क्या है कि मैं जितने में खरीद कर लाई थी और जितने में मैंने उसको बेचा, ठीक है, उस पूरे में मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। देखो भैया, इसमें देखिए, पहले इसमें आपने FIT टेक्स्ट बुक की बात की। एक FIT टेक्स्ट बुक आप 117 रुपए में बेच रहे हो और आप खुद 100 रुपए में खरीद कर लाए थे, और एक दिन में आपने 117 की FIT टेक्स्ट बुक कितनी बेची? आपने 104 FIT टेक्स्ट बुक्स बेच दी हैं। तो एक्चुअल में अगर जितने में आप खरीद कर लाए हो 100 रुपए में, उतने में ही आपने 104 टेक्स्ट बुक्स को अगर बेचा होता, अगर 104 टेक्स्ट बुक्स को बेचा होता तो आपकी टोटल कितनी सेल होती? FIT टेक्स्ट बुक की कितनी की सेल होती? आपकी पूरी सेल होती 104, 10,400 की सेल होती आपकी, 10,400 की सेल होती अकेले इस बुक से। सिर्फ इस बुक की बात हो रही है। आपने 104 बुक्स बेची हैं, आपने 104 FIT टेक्स्ट बुक्स बेची हैं, और वो 104 FIT टेक्स्ट बुक्स आप उतने ही रुपए में बेचते जितने ही रुपए में आप खरीद कर लाए थे, दैट इज 100 रुपीज। तो आपको दिन का कितना फायदा करके देती है FIT टेक्स्ट बुक? वो आपको पूरा पड़ता 10,400 का।
ठीक है, लेकिन आपने कितने में बेच दी भाई? आपने इसको बेचा है 117 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है? 117.5 में बेचा है। और चलो मैम बेच तो दिया है, कितनी बेची है? 104 बेची है। तो जब ये बेचा तो कितने रुपए में बिकी? इतने में। कितने में आई? 12,220 रुपए। कितना रुपए भाई? कितना रुपए? 12,220 रुपए भाई। चलो, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? अगर आप 100 रुपए में जब खरीद कर लाए थे, आप देखो आपने खरीदी थी ये बुक 100 रुपए में। मैं एक शॉपकीपर हूं, मैंने ये बुक खरीदी थी 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में मैंने न जाने कितनी ऐसी बुक्स खरीद ली थी। मैंने सपोज करो 1 लाख बुक खरीदी है। 1 लाख तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने सपोज करो 10,000 FIT टेक्स्ट बुक्स खरीदी थी 100 रुपए की। ठीक है, 10,000 में मेरे पास 10,000 FIT टेक्स्ट बुक्स आ गई। ठीक है भाई, आ गई। अब इनमें से मैंने 104 बेची एक दिन में 100 रुपए लगा के, तो कितने का आएगा मुझे? 10,400 का एक दिन का इसने मुझे फायदा दिया है। चलिए भैया बहुत अच्छे। लेकिन मैं यहाँ पे इसका प्राइस बढ़ाकर इसको बेच रही हूँ। मैंने 100 रुपए में, जितने रुपए में मैं खरीद कर लाई थी उससे 70 रुपए ज्यादा में मैंने इसको बेच दिया और 104 बेचे हैं। तो मुझे कितने रुपए मिले? 12,220। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 12,220 माइनस 10,400 कितने का होगा भाई? कितने का प्रॉफिट होगा? देख लो भाई, जल्दी से बता दो कितने का होगा। मुझे होगा यहाँ पे 1,820 रुपए का क्या प्रॉफिट? मुझे हुआ यहाँ पे 1,820 रुपए का प्रॉफिट। मुझे जहां पे 10,400 रुपए मिलने चाहिए थे वहां पे मुझे मिले हैं 12,220 रुपए। मिले हैं कि नहीं मिले हैं भैया? बताइए जल्दी से, जल्दी बता दो भाई, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? हाँ जी मैम। तो इतने का हमको प्रॉफिट हो गया। अब देख लो, आ गया भाई। यही निकालना है, यही निकालना है। क्या करना है? द स्कूल शॉप मॉडिफाइज द स्प्रेडशीट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल। इसने इस तरीके से सारे प्रॉफिट निकाले हुए हैं। अब देखो इसको देखो, 100 रुपए का लाया था, 117 में बेचा, 104 बेची, इतने का आना था, आना उतने का था, आया इतना उसको पैसे मिलने थे एक बुक पे दिन का, और उसको मिले हैं कितने? इतने। तो 1,820 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको। 102 में खरीद कर लाया था और 125 में बेचा, 2,115 रुपए का प्रॉफिट। 125 रुपए में खरीद कर लाया था, 140 में बेचा, 2,700 रुपए का प्रॉफिट। 92.5 रुपीज में खरीद कर लाया था, 107 में बेच दिया, कितने का? 2,850 रुपए का प्रॉफिट। 140 की खरीद लाया था, 165 में बेच दिया, 3,250 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और एक ही एक नहीं बेची है, हर एक की 104, 94, 180, 190, 130 कुछ कॉपीज बेची है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही? तो ये इसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। इसने क्या किया है? इसने जिस पर्टिकुलर, मैं अगर एक शॉपकीपर हूं, जिस प्राइस पे मैं ये बुक खरीद कर लाई थी वो प्राइस मैंने यहाँ पे दी और मैंने निकाले हैं मेरे प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए भैया आ जाओगे, परसेंटेज में ये निकाले हैं तो प्रॉफिट्स निकाले हैं। चलिए इस पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शो द फॉर्मूला दैट हैज बीन एडेड टू द शेडेड सेल्स। इन सेल्स पर क्या फॉर्मूला लगा हुआ है? इन सारे के सारे शेडेड सेल्स पे आपकी बुक्स में ये चीज दी हुई है कि आप बताइए शो द फॉर्मूला दैट हैज बीन एडेड टू द शेडेड सेल्स। एक्चुअल में ये जो शेडेड सेल्स हैं इन पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर सेल के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है भाई, कौन सा? B5 इंटू C5। थोड़ा सा ये माइनर करेक्शन है जो आप अपनी बुक्स में कर लीजिएगा। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 का C पार्ट में ये सेक्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। बात ये इतनी सी है कि हमको बताना है कि शेडेड सेल्स में भाई, शेडेड सेल्स में क्या फॉर्मूला ऐड किया गया है। अगर हम इस शेड सेल में कोई भी फॉर्मूला ऐड करेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्या है? B5 इंटू C5। जब हमने 107.5 इंटू 190 किया तो ये आंसर आया। अब अगर इसमें हम ऐड करेंगे, ये करके देख लीजिए, करिए भाई, B5 करिए और C5 करिए और उसको इंटू करा दीजिए किससे? C5 से। तो B5 इंटू C5 तो ये निकला था कितना? 204, 25। क्या निकला? 204, 25। उसमें ऐड करा लो B5 माइनस C5। चलिए भाई, B5 माइनस C5, C5 E5 है भाई, E5 है, E5 है। चलो भाई E5 है, B5 माइनस E5 क्या हुआ है? B5 एंड E5। ठीक है, मतलब कि 107.5
एंड 92.5। ठीक है, कितना हुआ, कितना हुआ, 550, 7 में से 2 गया 5, 15 रुपए, 15 रुपए। चलो ठीक है, तो इसमें ऐड होगा 15। ठीक है, और इसको इंटू कराना है किससे, C5 से। C5 कितना दिया हुआ है, 190, 190। इसको इंटू कराना है 190 से, करा लो भैया, कितना होगा, 204, 25 प्लस 15 एंड 19 कितना हुआ भाई, कितना हुआ, 15 एंड 19 कितना होता है भाई, 9 5 से 45, 45 एंड 4 95। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 9। ठीक है भाई, आ गया 9 9 18 18 28 285 2850 आ गया कि नहीं आ गया भाई, 2850 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए मैम 2850 आ गया, तो 2850 में प्लस हम ऐड कराएंगे, 2850 को अगर हम ऐड कराएंगे इसमें तो एक नया आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एक नया आंसर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ये गलत है। शो द फॉर्मूला दैट हैज बीन एडेड टू द शेडेड सेल्स। इस फॉर्मूले में ये चीज नहीं आएगी, ये चीज नहीं आएगी। बच्चों को ये लगेगा कि मैम ये चीज आ जाएगी इसलिए शेडेड सेल में ये आपका आंसर होगा। नहीं, आंसर सिर्फ इतना होने वाला है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था इसमें, जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था इसमें, वो ये नहीं होगा। अब वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा आप सिर्फ इतना सा। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सिंपली आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आप सिंपली एक काम करेंगे, आप इस सेल में जो फॉर्मूला लगा रहे थे, आप इस सेल में जो फॉर्मूला लगा रहे थे उस सेल के फॉर्मूले में अब आप लगाएंगे ये BE माइनस E5, मतलब कि BE माइनस E5 कर दो और इसको इनटू करा दो C5 से। 107 में से माइनस कीजिए 92.5 को और उसको इनटू करा दीजिए 190 से। तो आपका जो सेल्स वैल्यू है वो अब ये ना होके, वो अब ये ना होके, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आपका जो सेल्स वैल्यू है वो इसमें से इसको माइनस करा के इनटू इसको कराया तो कितना आया, 2850 रुपीस का आपको आया है प्रॉफिट। 2850 रुपीस आपको प्रॉफिट मिला हुआ है। तो सेल्स वैल्यू आपकी इतनी कैसे आई है, जब आपने इसमें ये ऐड ऑन किया। चलो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये जो आपको दिया हुआ है शेडेड सेल, इसमें आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ लें फिर। Okay, question number 16. A local restaurant spreadsheet used to model profits is shown below. ठीक है, एक लोकल रेस्टोरेंट की स्प्रेडशीट है भैया। किसकी स्प्रेडशीट है, एक लोकल रेस्टोरेंट की स्प्रेडशीट है। चलो, वो क्या करता है, इट्स यूज्ड अ स्प्रेडशीट। एक लोकल रेस्टोरेंट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करता है अपने प्रॉफिट्स का पूरा हिसाब रखने के लिए। चलिए, टू कैलकुलेट द कॉलम हेडेड आवर्स द रेस्टोरेंट हैज डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ वन ऑफ आइटम्स मेड इनटू द टोटल टाइम इट टुक द शेफ टू मेक द बैच ऑफ आइटम्स। ठीक, द इंग्रेडिएंट कॉस्ट हैव बीन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग total purchase price of the ingredients by the number of food items that can be produced from the ingredients bought. Okay, the restaurant uses 2 chefs. ठीक, the pastry chef is paid at a higher rate than the general chef. चलो भाई, क्वेश्चन को देख लें पहले, बाकी चीजें तो हम समझ ही जाएंगे। क्या निकाल रहा है इसमें से, क्या निकल रहा है, ये पूरी की पूरी मुझे दी हुई है क्या, एक टेबल, एक पूरा का पूरा वर्कशीट में एक टेबल मैंने क्रिएट की हुई है और इस टेबल को मुझे अब कंप्लीट करना है। क्या है भैया, ये एक लोकल रेस्टोरेंट की टेबल है जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है, मेन्यू कॉस्टिंग शीट। ठीक है, लंच टाइम सेट मेन्यू। ठीक है, अब आ जाओ, कितने आइटम्स हैं इसके पास, वेजिटेबल सूप, सैलेड, ब्रेड रोल एंड बटर एंड एप्पल पाई। ठीक है, एक वेजिटेबल सूप को बनाने के लिए, एक वेजिटेबल सूप को बनाने के लिए 0.25 आवर्स लगता है। क्या लगता है, 0.25 आवर्स लगता है। ठीक है, और लेबर कॉस्ट क्या है, 1 घंटे की, 1 घंटे की लेबर कॉस्ट क्या है, 20 रुपए। ठीक, इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट क्या है, 25 रुपए। ठीक, ओवरहेड बाकी की जो अदर कॉस्ट लग जाती है एक वेजिटेबल सूप बनाने में, वो है ये। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने सलाद बनाया है, ब्रेड रोल बनाया है, बटर बनाया है, एप्पल पाई बनाया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमारे पास हैं 2 शेफ्स। लोकल रेस्टोरेंट के पास 2 शेफ हैं जिसमें से एक है जनरल शेफ और एक है आपका
पेस्ट्री शेफ। जो पेस्ट्री शेफ है उसकी सैलरी ज्यादा है आपके जनरल शेफ से। तो वेजिटेबल सूप तो आपका एक जनरल शेफ ही बनाएगा, वेजिटेबल सूप आपका एक जनरल शेफ ही बनाने वाला है। और वेजिटेबल सूप बनाने के लिए 0.25 आवर्स लगते हैं। पर आवर का जो लेबर कॉस्ट है वो है आपका 20, इंग्रेडिएंट कॉस्ट है वो है आपका 25 और ओवरहेड्स मिला के है आपका 20। तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी हमें ये निकालना रहेगा। चलिए, राइट डाउन द फॉर्मूला दैट वुड बी एंटर्ड इन सेल F4। F4 में वो कौन सा फॉर्मूला है, F4 में वो कौन सा फॉर्मूला है जो हम लिखेंगे टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल सूप। सबसे पहले हम वेजिटेबल सूप की ही बात कर रहे हैं, वेजिटेबल सूप की ही बात कर रहे हैं। अब देखो जरा कितने आवर्स लगते हैं वेजिटेबल सूप बनाने में, 0.25 आवर्स लगते हैं। एक आवर का क्या रुपये है, 20 रुपीज है। तो 0.25 आवर्स की कितनी होगी, 0.25 आवर्स का कितना होगा भाई, कितना होगा 20 इंटू 0.25 भाई। एक घंटे का अगर 20 रुपए है तो 0.25 का कितना होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा 20 इंटू 0.25। अब डिवाइडेड बाय 100 कर लो भैया, डिवाइडेड बाय 100 कर लो, कितना आया 100। आ जाओ भाई मैदान में आओ सबके सब। 5 कितना 5 रुपीज। एक घंटे के जहां आपको 20 रुपए मिल रहे थे वहीं पे आपको 0.25 आवर्स से कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है भैया, तो ये इनका क्या होगा, ये होगा आपका 5 रुपीज। इंग्रेडिएंट कॉस्ट कितनी है, 25 रुपए। ठीक है, तो 25 रुपए प्लस 5 रुपए और प्लस ओवरहेड 20 के थे, सबको मिला दो, सबको मिला दो, कितना हुआ 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 हो गया, कितना आएगा भाई 50 रुपए। आया कि नहीं आया, यूनिटरी मेथड पढ़ा है क्या। अगर एक घंटे की कॉस्ट 20 रुपए है और आपने 0.25 घंटा ही काम किया है, मतलब एक घंटे से कम, अगर आपने एक घंटे में बनाया होता पूरा वेजिटेबल सूप तो आपको 20 रुपए मिलता, लेकिन आपने 0.25 घंटे में ही बनाकर उसको तैयार किया तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए के साथ साथ जो इंग्रेडिएंट कॉस्ट है वो भी ऐड होगा, ओवरहेड कॉस्ट है वो भी ऐड होगा। तो एक वेजिटेबल सूप, इस लोकल रेस्टोरेंट के एक वेजिटेबल सूप की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 50 रुपए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल बेसिस पे बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला बेसिस पे। किस पे, फॉर्मूला बेसिस पे। तो F4 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा F4 का फॉर्मूला, F4 का फॉर्मूला होगा ये, क्या होगा F4 का फॉर्मूला होगा ये, क्या होगा भाई B4 इंटू C4, क्या होगा B4 इंटू C4 प्लस D4 प्लस E4। देख लीजिए भैया कैसे कर रहे हैं, 0.25 है 20 रुपए, क्या किया था हमने 20 रुपए लगता है 0.25 के लिए, यही किया था कि नहीं किया था। एक घंटे का 20 रुपए है, 0.25 का 20 इंटू 0.25। ठीक है, तो क्या करना है B4, क्या है भाई B4 इंटू C4, B4 इंटू C4, ये निकला। चलिए मैम ये निकला 0.25 इंटू 20। देखो करके देखो, परेशान मत हो, बिल्कुल देखो समझ लो इस बात को, कैसे हो रहा था ये, कैसे हो रहा था, कैसे कर रहे थे हम ये काम, देख लीजिए कैसे कर रहे थे, कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। वेट अ मिनट, देख लीजिए पूरा वही आ रहा है, पूरा वही आ रहा है, देख लो भाई आ गया, धीरे धीरे आ रहा है भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे आ गया, आया। जब एक घंटे के लिए 20 रुपए चाहिए हमको तो 0.25 के लिए 20 इंटू 0.25 कर रहे थे, 20 इंटू 0.25 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, 20 इंटू 0.25 हो रहा था ये, इसको सॉल्व करने के बाद 5 रुपए आया था, हो रहा था। तो क्या होगा 20 इंटू, क्या होगा फॉर्मूला भैया, क्या होगा फॉर्मूला होगा आपका फॉर्मूला होगा F4 सेल के अंदर, F4 सेल के अंदर आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, B4 इंटू C4, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे B4 इंटू C4। जो भी वैल्यू आती है उसमें आप क्या करोगे, जो भी इनकी वैल्यू आएगी उस पर प्लस करोगे इंग्रेडिएंट कॉस्ट भी और प्लस करोगे आप ओवरहेड भी। क्या करोगे भाई, इसमें आप प्लस करोगे D4 प्लस E4। जब आप ये कर लोगे तो आपकी आएगी एक वेजिटेबल सूप की कॉस्ट। एक वेजिटेबल सूप बनने में 50 रुपए लगते हैं, जिसका फॉर्मूला है ये। क्लियर हुआ। तो F4 के अंदर, दैट इज F4 के अंदर क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं, जल्दी बता दीजिए भैया। चलो
आ गया B4 इंटू C4 प्लस D4 प्लस E4, ये आएगा F4 सेल के अंदर फॉर्मूला। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, आ जाओ। State how you would set up a formula in the other cells under column F। हम सब जानते हैं किसकी हेल्प से, एक बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया F4 सेल के अंदर तो उसी के जैसे जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं क्या आइटम्स, फूड आइटम्स, उन सबको अगर मैं सेम फॉर्मूला देना चाहूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं यूज करूंगी कॉपी कमांड को। आप कॉपी कमांड को भी यूज कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो किसको भाई, किसको भाई, और किसको यूज कर सकते हो भाई, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन चल रहा है ये। किसको यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो फिल हैंडल का। जी हाँ, जो भी फॉर्मूला आप दे रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप F4 के अंदर दे रहे हैं, जो अभी हमने देखा B4 इंटू C4 प्लस D4 प्लस E4, यही क्या है, उस पूरे फॉर्मूले को आप कॉपी कीजिए और F कॉलम के अंदर जितनी भी सेल्स जहां पे लिस्ट आइटम्स दिए हुए हैं, फूड आइटम्स दिए हुए हैं, वहां पे उन फॉर्मूले को वहां पे कॉपी कर दीजिए F कॉलम के अंदर। या फिर आप उस F4 पे जाइए, उसके फिल हैंडल को सिलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग कर दीजिए किसी भी तरीके से, चाहे कॉपी कमांड की हेल्प से, चाहे फिल हैंडल की हेल्प से, आप ये फॉर्मूला कॉपी करा सकते हो टू द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द F कॉलम। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। What formula would the restaurant use to calculate the total cost of the meal? पूरे मील की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, पूरे मील की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला एक रेस्टोरेंट यूज करने वाला है? क्या करेगा भाई, क्या करेगा, देख लो देख लो, क्या फॉर्मूला यूज करेगा, उसको टोटल मील की कॉस्ट निकालनी है। देखो ये आएगा आपका 50 रुपए, ये कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा 0.30 इंटू 20 कर लो कितना हुआ भाई, कितना हुआ 6 रुपीज, 6 कर लो 656 एंड 9.5 कितना आया 65.5। ठीक है भाई, ये आया 65.5, ये कर लीजिए भाई, ये कर लीजिए, ठीक है 3 रुपीज, ओके 3 रुपीज, 3 18 एंड 17.5 कितना आएगा 35.5। ठीक है, फिर आएगा आपका 0 रुपीज, कुछ है ही नहीं, 10 प्लस 15 25। ठीक है, 0.30 एंड 3 9 रुपीज, 49 एंड 35 कितना हो गया 84। चलिए ये कॉस्ट निकली है, ये मैंने खुद मैनुअली निकाल ली है। आप चाहें तो उसको फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल कर देख सकते हैं अपने अपनी कैल्क सॉफ्टवेयर में। आप जाइए अपने घर पे और इस पूरे वर्कशीट को बनाइए, पूरी वर्कशीट जो आपको दिख रही है बनाइए, आपको यही कॉस्ट देखने को मिलेगी। अब मुझे फाइंड आउट करना है पूरे मील का कॉस्ट, टोटल मील का कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करना है। वो मैं कैसे करूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं यहाँ पे एक एंट्री दूंगी टोटल मील, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट कर लीजिए या फिर टोटल मील कॉस्ट कर लीजिए। कितनी कॉस्ट निकली है, ये सारी की सारी निकली हैं। यहाँ पे मैं क्या दूंगी, मैं यहाँ पे दूंगी एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होगा क्या होगा वो फॉर्मूला होगा आपका ये। इस सेल के अंदर आप फॉर्मूला देंगे क्या, F4 से लेकर F8 तक क्या करा दो भाई, F4 से लेकर क्या करा दो भाई, F4 से लेकर F8 तक करा दो आप सम। जैसे ही आप ये कराओगे आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। देख लें क्या, देख लें, चलिए मैम देखते हैं। टोटल कॉस्ट मिल जाएगी भाई, देख लो F4 से लेके F8 तक का सम करा दो और आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ द मील। एक मील जहां पर क्या कर रहे हो आप, एक मील जहां पर आप वेजिटेबल सूप भी दे रहे हो, सैलेड भी दे रहे हो, ब्रेड रोल भी दे रहे हो, बटर भी दे रहे हो, एप्पल पाई भी दे रहे हो, इस पूरे मील की, एक मील की टोटल कॉस्ट कितनी आई वो हम पता कर सकते हैं बाय एडिंग ऑल दीज कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट टुगेदर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। तो आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स यहां पर एंड हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग सेशन था ये। एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही एक्साइटिंग था। थोड़ी से हमारी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने हमें जंबल किया, लेकिन उन सब का सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल चुका है। तो आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्प्रेडशीट टूल OO कैल्क 1 कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आज कंप्लीट कर दिया है हमने एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी। और अगला जो सेशन आने वाला है वो अनदर बहुत ही एक्साइटिंग सेशन है क्योंकि वो होने वाला है कैल्क सॉफ्टवेयर पर एक प्रैक्टिकल। जी हाँ, तो बिल्कुल दिल थाम कर रखिए क्योंकि अभी तक थ्योरी बहुत हो गया भाई, बहुत हो चुका है थ्योरी, अब बारी है प्रैक्टिकल की। मैं लेकर आने वाली हूं प्रैक्टिकल सेशन ऑन, जिसको हम बोलेंगे हैंड्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑन कैल्क सॉफ्टवेयर। और जाते जाते भाई इतना तो समझ जाओ, रुक जाओ भाई, कहीं जाना नहीं है,
mangerbrains.com आपका अपना mangerbrains.com लेकर आया है आप सबके लिए एक्साइटिंग टॉप कोर्सेज। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। और क्या मांग रहे हो? सीबीएसई में हिंदी मीडियम कौन पढ़ाता है? हिंदी मीडियम से सीबीएसई कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं। कोई पूछे तो बोलना मैंगरब्रेन्स पढ़ाता है, जाके देखा नहीं है? चलिए भाई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और न जाने कितने ही ऐसे टॉप कोर्सेज आपको मिल जाएंगे www.mangerbrains.com पर। तो जाइए जल्दी से और एक्सप्लोर कीजिए इन सारे के सारे टॉप कोर्सेज को। ब्राउजर्स खोलिए और उसमें डालिए www.mangerbrains.com। इतना ही नहीं है, रुक जाओ, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ मिलेगी। केजी से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर रखे हैं। ई नोट्स भी मिलते हैं भाई। कहते हो ना मैम नोट्स नहीं है, पीडीएफ्स नहीं है, तो कौन कह रहा है कि नहीं है? जाइए जल्दी से www.mangerbrains.com पर और एक्सप्लोर कीजिए बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स को। अगर जल्दी जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ भैया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे वो लिंक्स जिस पर प्रेस करके, जिनको क्लिक करके आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं mangerbrains.com के उस वेब पेज पर, जहां पे आपको मिलेगा पूरा एक ओशियन किसका? ई बुक्स एंड ई नोट्स का। तो जाइए जल्दी से, सोच क्या रहे हैं, जाइए और एक्सप्लोर कीजिए ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी और चूज कीजिए द राइट ई बुक एंड राइट ई नोट फॉर यू। इसी के साथ साथ मैं शुभा कौशिक लेती हूँ आप सबसे अलविदा। आज का सेशन कैसा लगा ये जाइए कमेंट सेक्शन में। इसके लिए आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और बताना है कि आज का सेशन आपके लिए कितना वैल्यूएबल था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हो, क्योंकि आपका हर एक डाउट, हर एक क्वेरी हमारी और मेरी, मैंगरब्रेन्स की भी और मेरी भी प्रायोरिटी है। तो करिए जल्दी से ये काम और इन सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो भैया मैंगरब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, क्योंकि वो करना तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए मैंगरब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बन जाइए मैंगरब्रेन्स की अमेजिंग सी फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर करना मत भूलना। बस शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।